नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी में कंप्यूटर और ये कंप्यूटर आपका जो यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस दिया गया है, आपकी हर एक परीक्षा के लिए अनिवार्य है। इसमें आज से हम लोग एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे, ईमेल, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ईमेल, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ से कौन-कौन से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं और इनके आस-पास कौन-कौन से क्वेश्चन्स हो सकते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन सब की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 जानकारियाँ दे दूँ। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी में वीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हो, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, तो ग्राम पंचायत अधिकारी के मॉक टेस्ट की श्रृंखला आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएँगे और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ ये जो मॉक टेस्ट हैं, इनका डिटेल्ड डिस्कशन वीडियो कोर्स भी आपको मिलेगा, बिल्कुल फ्री में, ठीक है? इसके अलावा अगर आप वीपीओ की ही तैयारी कर रहे हो और 65 अंक जो पंचायती राज के हैं, पंचायती राज को अगर आप इसको जॉइन करना चाहते हो तो इसका नया बैच अभी शुरू हुआ है, जिसमें 45 अंक आपके पंचायती राज के आएँगे और 20 अंक योजनाओं से हैं। कंप्लीट 65 अंकों का बैच अभी शुरू हुआ है, आप चाहें तो इसको भी जॉइन कर सकते हो। तो ये हाँ, आपको जानकारी देनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। पहले में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वेब ब्राउज़र है? सबसे पहले तो मुझे बताओ ये जो शब्द लिखा है वेब ब्राउज़र, ये क्या होता है? इस शब्द को पकड़ो और यहाँ पर आओ। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। वेब ब्राउज़र। चलो, बताओ वेब ब्राउज़र है क्या? तो आप बताओगे नेट सर्फिंग। इस शब्द से आप परिचित होंगे। नेट सर्फिंग में प्रयोग किया जाता है ये, अर्थात नेट सर्फिंग में प्रयोग होने वाले एप्लीकेशन है ये, एप्लीकेशन या हम कहें प्रोग्राम है, ठीक है? प्रोग्राम ये वेब ब्राउज़र कहलाते हैं, वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। अच्छा, अगर आप सिंपल सी भाषा में पूछें कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है या हम कहें ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिनके द्वारा वेब पेज को या www को नेविगेट किया जाता है। जैसे मान लो ये आप हो और ये है आपका सिस्टम, ठीक है? एक एक मैं अवधारणा पेश कर रहा हूँ एग्ज़ाम्पल के तौर पर। उस सिस्टम के द्वारा आप कहाँ पहुँचते हो? www में और www या हम कहें इंटरनेट तक आप पहुँच स्थापित करते हो, तो वो किस एप्लीकेशन के द्वारा पहुँच स्थापित करते हो? यहीं पर है आपका वेब ब्राउज़र इसी के द्वारा, ठीक है? इसका आशय क्या है? इसका आशय ये है कि हम ये कह सकते हैं कि यह एक यानी कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जिसके द्वारा जिसके द्वारा वेब पेज और www यानी वर्ल्ड वाइड वेब को नेविगेट किया जाता है, नेविगेट किया जाता है। बात समझ पाए? यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब शब्द आया वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में अभी आपने क्या पढ़ा? से नेविगेट किया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि यह इंटरनेट नेविगेशन टूल है? बोलो भाई, इंटरनेट नेविगेशन टूल है या हम इस ये कह सकते हैं कि इसे इंटरनेट नेविगेशन टूल भी कहा जा सकता है। इसे वेब क्लाइंट भी कहा जा सकता है। बोलो भाई, कह सकते हैं? ठीक है? यानी कि वेब ब्राउज़र को वेब क्लाइंट या फिर इंटरनेट नेविगेशन टूल भी कहा जाता है। अच्छा, कुछ वेब ब्राउज़र्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। कुछ वेब ब्राउज़र्स ये कौन-कौन से हैं? जैसे मोज़ैक। मोज़ैक क्या है? मोज़ैक एक वेब ब्राउज़र है। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब के लिए विकसित किया गया विकसित किया गया पहला वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र है। अच्छा बताओ लाइनक्स क्या है? लाइनक्स ये नॉन ग्राफ़िकल नॉन ग्राफ़िकल या हम कहें टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है? एक और आपने पढ़ा होगा नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप नेविगेटर ये भी एक वेब ब्राउज़र है। आपने ओपेरा का नाम सुना है? ये भी एक वेब ब्राउज़र है। अर्थात ये कैसा है?
यह एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र है। इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? इसका प्रयोग साधारणतया मोबाइल में होता है और पीडीए पीडीए में होता है। ठीक है? एक आपने और सुना होगा वेब ब्राउज़र का नाम मोज़िला फायरफॉक्स। फायरफॉक्स ये क्या है? इसे मोज़िला ने विकसित किया था। मोज़िला के द्वारा विकसित है ये। ठीक है? आपने क्रोम का नाम सुना होगा। क्रोम किसके द्वारा विकसित है? गूगल के द्वारा। गूगल गूगल के द्वारा विकसित है। और ये तो आपको पता ही होगा, गूगल क्रोम साधारणतया इसको बोला जाता है ना? एप्पल सफारी एप्पल सफारी ये भी एक वेब ब्राउज़र है। इसको एप्पल ने विकसित किया था। अच्छा, एक और है, आपने नाम सुना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये किसने विकसित किया? तो आप बताओगे माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ने इसे विकसित किया था। विकसित किया। अब वापस आओ अपने क्वेश्चन में। आपसे वही पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित मुझे बता दो। आप बताओगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है? पहले का सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है ये पूछा है आपसे। एक्स एचटीएमएल है, फायरफॉक्स तो वेब ब्राउज़र है। ये लिखा है मैक वेब, ये भी वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप ये भी वेब ब्राउज़र है। ये एक्स एचटीएमएल लिखा है, इसका मतलब होता है एक्सटेंसिबल एक्सटेंसिबल एचटीएमएल का मतलब हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है? एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये तो लैंग्वेज है, ये तो गलत हो गया। तो कह रहा है कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, यही सही हो जाएगा आपका ए पार्ट। फायरफॉक्स, मैकवेब और नेटस्केप ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र हैं आपके। तीसरा देखो, समय की एक अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखें, उन सभी को प्रदर्शित करता है क्या? समय की अवधि के साथ अवधि के दौरान आप जितने भी वेबसाइट्स एवं पृष्ठ देखते हैं, उन सभी को प्रदर्शित कौन करता है? टाइटल बार तो करता नहीं है, हिस्ट्री लिस्ट करता है, यही सही हो जाएगा। मेन्यू बार भी नहीं करता है, स्टेटस बार भी नहीं करता है, हिस्ट्री लिस्ट। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अल्टा विस्टा ये क्या है? अल्टा विस्टा एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है या फिर अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है? आप कहोगे अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। यहाँ पर देखो, अल्टा विस्टा यानी कि हम बात कर रहे हैं सर्च इंजन की। कुछ सर्च इंजन्स हैं जो आपको बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए, जैसे याहू ये क्या है? एक सर्च इंजन। गूगल एक क्या है? सर्च इंजन। अल्टा विस्टा ये क्या है? सर्च इंजन। या हम कहें हॉट बॉट ये भी एक सर्च इंजन है। वेब क्राउलर वेब क्राउलर ये भी एक सर्च इंजन है। या फिर हम कहें एक्साइट ये भी सारे के सारे ये सर्च इंजन हैं। ठीक है? एक शब्द आपने सुना होगा एनोनिमस एनोनिमस सर्वर। एनोनिमस सर्वर मतलब क्या होता है? बता सकते हो? यहाँ पर देखो, एनोनिमस सर्वर इसका आशय क्या होता है? इसका सीधा सा आशय होता है कि ऐसे सर्वर जिनसे जुड़ने के लिए पासवर्ड या किसी अन्य पहचान की आवश्यकता आवश्यकता न पड़े। तो ये होते हैं एनोनिमस सर्वर। और आपसे अगर सर्च इंजन के बारे में पूछे कि याहू क्या है, आप बताओगे सर्च इंजन। गूगल के बारे में आप सबको पता होगा, ये तो आपने रट ही रखा होगा। ठीक है? अल्टा विस्टा ये भी एक सर्च इंजन है, हॉटबॉट सर्च इंजन है, वेब क्राउलर सर्च इंजन है, एक्साइट ये भी एक सर्च इंजन है। वापस आ जाओ, आपसे वही पूछा था अल्टा विस्टा क्या है, आप बताओगे सर्च इंजन। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5वां। गूगल क्या है? ये देखो क्वेश्चन वही आ गया फिर से। मैं है ना? मैंने अभी आपको पीछे बताया था। ये सारे के सारे सर्च इंजन्स लिखे हैं, याहू, गूगल, अल्टाविस्टा, हॉटपॉट, वेब क्राउलर, एक्साइट। तो इन्हीं में से एक पूछा है गूगल क्या है? तुरंत बताओगे ये एक सर्च इंजन है। 5वें का ए पार्ट। ठीक है?
इसके अलावा इसके अलावा और भी कई सारे सर्च इंजन हैं। सर्च इंजन, इनको आप एक जगह लिखो और ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। apk.com, आर्कुट या फिर एमएसएन, ये सारे। छठे नंबर में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल है, सर्च इंजन अल्टा विस्टा है, ऑर्कुट है, साइंस नहीं है। ये गलत हो जाएगा, है ना? मैंने अभी आपको पीछे बताया था ऑर्कुट भी, अल्टा विस्टा मैंने बताया था, मैंने गूगल भी बताया था, और मैंने कौन-कौन से बताए थे? मैंने आपको बताया था याहू, हॉटबॉट, वेब क्राउलर, एक्साइन। ठीक, ये सारे के सारे सर्च इंजन है। तो साइंस गलत हो जाएगा यहाँ पे। सातवें में देखो, वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है, वो क्या कहलाता है? फिर से समझो। वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है, वो क्या कहलाता है? सातवें का सही उत्तर हो जाएगा, वो कहलाता है सर्च इंजन। वेब ब्राउज़र नहीं होता है। जो इंटरनेट सर्च करने देता है, उसे कहते हैं सर्च इंजन। ठीक है? आठवां देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा सर्च इंजन नहीं है? याहू मैंने आपको बताया था, लाइकोस, मेटा क्राउलर, ये भी सही है। मेटा क्राउलर, वेब क्राउलर और मेटा क्राउलर, ये सर्च इंजन है। लेकिन डाउ जोन्स ये सर्च इंजन नहीं है। अच्छा, ये डाउ जोन्स क्या है? डाउ जोन्स तो आपने इकोनॉमी में पढ़े होंगे। अ, सेंसेक्स पढ़े? ये न्यूयॉर्क का सेंसेक्स है। न्यूयॉर्क, डाउ जोन्स, न्यूयॉर्क का सेंसेक्स डाउ जोन्स, है ना? तो ये ए पार्ट गलत हो जाएगा। सर्च इंजन नहीं है, यही है डाउ जोन्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? बाइडू, पैकेट्स, कुकीज, ये बाइडू है। बाइडू। अच्छा, ये बाइडू क्या है? ये बाइडू कहाँ विकसित किया गया था? चीन में। चीनी कंपनी के द्वारा ये विकसित है। चीनी कंपनी के द्वारा विकसित है। विकसित एक सर्च इंजन है। ठीक है? बाइडू, याद रखिएगा इसको। ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। 10वें में नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउज़र कौन-सा था? फिर से समझो। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के द्वारा विकसित पहला सॉरी वेब ब्राउज़र कौन-सा था? मोज़ेक था कि नेटस्केप था, ओपेरा था या मोज़िला फायरफॉक्स था? आप बताओगे ये था मोज़ेक। देखो, मोज़ेक, मोज़ेक, ठीक? क्या है ये? इसका विकास किसने किया? अगर हम व्यक्ति की बात करें, मुझे उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने इसका विकास किया था। आप बताओगे मार्क एंडरसन। मार्क एंडरसन ने इसको विकसित किया, ठीक है? मोज़ेक को। लेकिन जिस समय मार्क एंडरसन ने इसको विकसित किया था, ये एक संस्था में काम कर रहे थे। उस समय इस संस्था का नाम था, जिस संस्था में ये काम कर रहे थे, इसका नाम था एनसीएसए। एनसीएसए क्या है? इसका नाम है सेंटर फॉर नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन एप्लीकेशंस, ठीक है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोज़ेक का विकास किसने किया? मार्क एंडरसन ने। किस संस्था ने किया? देखो, इसी संस्था में ये काम कर रहे थे और इसी संस्था में रह के इन्होंने विकसित किया था। तो नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस, यही यही लिखा हुआ है। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के द्वारा विकसित हुआ है। पहला वेब ब्राउज़र कौन-सा है? आप बताओगे मोज़ेक, ठीक है? मोज़ेक। और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के लिए विकसित किया गया ये पहला वेब ब्राउज़र था। अर्थात हम कह सकते हैं, यह डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के लिए विकसित पहला वेब ब्राउज़र था। ठीक है? बात समझ पा रहे हो? अच्छा, वापस आओ। तो 10वें का सही उत्तर हो जाएगा मोज़ेक। 11वें में आओ। इंटरनेट में विशिष्ट सूचना या फ़ाइल को खोजने में सहायक टूल या प्रोग्राम कौन-सा है? सहायक टूल या प्रोग्राम है आर्ची। आर्ची, ये क्या है? वास्तव में यह एक सेवा है जो उपयोगकर्ताओं की फ़ाइलों का पता लगाती है। फ़ाइलों का पता लगाने के लिए, या हम कहें निर्देशित करने में ये मदद करती है। ये, हाँ, एक तरह की सर्विस है, या हम कहें एक तरह का टूल है या फिर प्रोग्राम है आर्ची। नेक्स्ट देखो, एसईओ, इसका पूरा नाम क्या है?
एसईओ का पूरा नाम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वास्तव में एसईओ जो होता है, ये आपकी वेबसाइट को बेहतर बनाने की प्रक्रिया के लिए इसको इजाद किया गया है। और एसईओ जब अच्छा होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि विजिटर्स की संख्या आपकी वेबसाइट में ज़्यादा है। ये आप यानी एसईओ क्या है? अगर मैं ये सीधा-सा सवाल करूँ, तो आप कहोगे ये आपकी वेबसाइट को बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया होता है, ताकि जब आपकी वेबसाइट बेहतर होगी, तो उसमें विजिटर्स की संख्या ऑटोमैटिक बढ़ती है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। एसईओ इसका पूरा नाम केवल और केवल आपसे पूछा गया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट देखो, वेब ब्राउज़र में क्लियर रिसेंट हिस्ट्री, हाल ही की हिस्ट्री साफ करें, विकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? ये पूछा है आपसे। यह आपको एक साफ स्टेट के साथ ब्राउज़िंग शुरू करने की अनुमति देता है। हाँ, बिल्कुल सही है ये। यह आपको हिस्ट्री रिकॉर्ड को साफ करने की अनुमति देता है, ये भी सही है। क्लियर हिस्ट्री, जो रिसेंट हिस्ट्री होती है, अगर आप उसको क्लियर कर देते हो, हाल की हिस्ट्री को साफ करें, कार्रवाई को पूर्ववत किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। और चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि आपकी सभी वेबसाइट्स विज़िट्स आपके वेब ब्राउज़र की मेमोरी से मिटा देती है। हाँ, ये भी सही है। तो कौन-सा कथन असत्य है? ये सी पार्ट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है? 14 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? यही पूछ रहा है आपसे। सफारी, ये मैंने आपको बताया था वेब ब्राउज़र के बारे में। ओपेरा, ये भी वेब ब्राउज़र है। क्रोम, ये भी वेब ब्राउज़र है। लेकिन बिंग, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। तो बिंग क्या है? बिंग वास्तव में यह एक सर्च इंजन है। क्वेश्चन ये उठता है कि ये किसका सर्च इंजन है, किसने बनाया है? तो आप कहोगे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ध्यान दीजिएगा, इसको रट लीजिए, पूछा जाता है। बिंग एक सर्च इंजन है किसका? माइक्रोसॉफ्ट का। और इसका पुराना नाम अगर पूछे, पुराना नाम, तो आप क्या बताओगे? लाइव सर्च। इसका पुराना नाम लाइव सर्च है। ठीक है? नेक्स्ट देखो, 15। क्रोम का कौन सा बॉक्स एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स दोनों के रूप में काम करता है? क्रोम का कौन सा बॉक्स है जो एड्रेस बॉक्स के साथ साथ सर्च बॉक्स के रूप में दोनों में काम करता है? ये है ओमनी। देखो, ओमनी बॉक्स क्या होता है? गौर करो। क्रोम का ओमनी बॉक्स, क्रोम का ओमनी बॉक्स, इसे क्या कहा जाता है? अगर हम सीधा सा सवाल आपसे पूछें, तो आप कहोगे इसे एड्रेस बार के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। क्रोम के ओमनी बॉक्स को और क्या कहा जाता है? इसे एड्रेस बार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, क्या है वास्तव में, ये कैसी सुविधा है? तो हम कहेंगे यह एक ऐसी सुविधा है जो क्या करती है? जो उपयोगकर्ता के लिए इंटरनेट के प्रवेश द्वार इंटरनेट के प्रवेश द्वार के लिए, या हम कहें प्रवेश द्वार के रूप में काम करती है, के रूप में कार्य करती है। ठीक है? बात समझ पाए? अच्छा, ओमनी बॉक्स को लागू करने वाला पहला वेब ब्राउज़र कौन है? क्रोम, दैट्स इट। और ये जो ओमनी बॉक्स है, वास्तव में ये एक यूआरएल बॉक्स होता है, जो सर्च बॉक्स के साथ-साथ एड्रेस बार भी सर्च बॉक्स और एड्रेस बार, इन दोनों को ये आपस में जोड़ता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एड्रेस बार एड्रेस बार और सर्च बॉक्स, इन दोनों कार्यों को जोड़ता है, ओमनी बॉक्स। वापस आओ ज़रा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कौन-सा बॉक्स है जो एड्रेस बॉक्स और सर्च बॉक्स दोनों के रूप में एक साथ कार्य करता है? हम कहें दोनों को एक साथ जोड़ता है। यही है ओमनी। ठीक है? नेक्स्ट देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर ये कब लॉन्च किया गया? सिंपल सा सवाल है, आपसे पूछा है। इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक? अच्छा, मुझे बताओ ये क्या है इंटरनेट एक्सप्लोरर? तो आप क्या बताओगे? यह ग्राफिकल ग्राफिकल इंटरफेस आधारित यह ग्राफिकल इंटरफेस आधारित एक ब्राउज़र है।
किसने विकास किया इसका? तो आप बताओगे इसका विकास माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने किया। कॉर्पोरेशन ने इसे विकसित किया। ठीक है? कब इसे लॉन्च किया गया? 1995 में इसे लॉन्च किया गया। सिंपल सी 3 बातें केवल आप इंटरनेट एक्सप्लोरर से याद रखो। अगर हम कहें इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या? तो आप कहोगे यह एक वेब ब्राउज़र है। कैसा? ग्राफिकल इंटरफेस आधारित। किसने विकसित किया है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। कब विकसित किया है? 1995 में। 17 नंबर देखो। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट से सूचना लेना है। देखो जैसे ये यूजर है, ये आप बैठे हो, ये आपका सिस्टम है। ठीक। अब इंटरनेट ये सर्वर से कनेक्ट है, ये इंटरनेट से कनेक्ट है, आपका सिस्टम। इंटरनेट से सूचना लेना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? यहाँ पर होता है एक एप्लीकेशन जिसको कहते हो आप वेब ब्राउज़र। बोलो भाई, इसका इस्तेमाल करते हो? तो ये सही उत्तर यही हो जाएगा, बी पार्ट, 17 का बी। इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? आप बताओगे वेब ब्राउज़र। अगला देखो, वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। तो ये सफारी होगा। सफारी वेबकिट ब्राउज़र इंजन पर आधारित एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, सफारी। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है तो मैंने अभी आपको बताया था। ब्राउज़र क्या होता है? एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपका जो सिस्टम नेट से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, सर्वर से जुड़ा हुआ है, वहाँ से इन्फॉर्मेशंस एकत्र करता है। यानी आपकी और इंटरनेट की मध्य दूरी को कम करता है ये एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र। पढ़ लो ज़रा। ब्राउज़र क्या है? लैन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर है, गलत हो जाएगा। लैन में कंप्यूटर को लॉग लॉग करने वाला सॉफ्टवेयर है, गलत हो जाएगा। इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है, ये सही है। ठीक है, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 20। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से एप्पल द्वारा कौन ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया था? एप्पल के द्वारा कौन विकसित किया गया था? सफारी, एप्पल सफारी। और ये लिखा है क्रोम। क्रोम को किसने विकसित किया था? गूगल ने। गूगल ने। बोलो भाई। और इसे 2008 में विकसित किया गया था गूगल के द्वारा। ये क्रोम क्या है? ये एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है? अच्छा, ये लिखा है फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है? इसका विकास किसने किया था? मोज़िला ने। ठीक है? और ये निःशुल्क वेब ब्राउज़र है। वहीं एज, ये लिखा है एज, इसको ज़रूर याद रखना। EDGE, एज। आपसे सीधा-सा सवाल पूछा जाता है, ये क्या है? एज एक वेब ब्राउज़र है। एज एक वेब ब्राउज़र है। किसका है ये? किसने विकसित किया है? आप बताओगे माइक्रोसॉफ्ट का है ये। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित है ये वेब ब्राउज़र एज। ठीक? कह रहा है कि इनमें से कौन है जो गूगल के संस्थापकों में से एक है? जेरी यंग है, लैरी पेज है, जॉन कोम है या फिर मार्क जुकरबर्ग है? आंसर होगा आपका लैरी पेज। देखो, जब भी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आए और आपसे पूछे कि मुझे बताओ गूगल का संस्थापक, तो आपको 2 नाम याद रखने हैं। एक तो आप याद रखोगे लैरी पेज और दूसरा नाम याद रखोगे सर्गेई ब्रिन का। ठीक है? इसका विकास कब हुआ था? 1998, 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर आपसे पूछे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में। ठीक है? कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये 3 क्वेश्चंस आप यहाँ से याद रखो। दोनों का नाम लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, 1998 में इसको एस्टैब्लिश किया गया और हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो 22। गूगल हैंग आउट निम्नलिखित में से ये किसका उदाहरण है? ये शब्द आप देख रहे हो, गूगल हैंग आउट, ये क्या है? इसी शब्द को पकड़ो और यहाँ पर आओ। गूगल गूगल हैंग आउट। ठीक है? अच्छा, ये जो गूगल हैंग आउट है, क्या है? मतलब क्या है इसका? माजरा क्या है ये? आप कहोगे यह है एक टेलीफोनी इंटरनेट टेलीफोनी सेवा। अच्छा, ये एक इंटरनेट टेलीफ़ोनी सेवा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें चाहे जितने सदस्य हों, सदस्यों एक सदस्य हो या फिर समूह हो, एक से अधिक हो,
एक सदस्य या फिर एक से अधिक हो, यानी सदस्य या सदस्य के समूह में टेक्स्ट, वॉइस कॉल या फिर वीडियो चैट वीडियो चैट इन सब की सुविधा उपलब्ध कराता है। वीडियो चैट की सुविधा देता है। कौन देता है? यही देता है गूगल हैंगआउट। ठीक है? तो सदस्यों को एक एक करके या फिर समूह में टेक्स्ट, वॉइस या फिर वीडियो चैट शुरू करने और उसमें भाग लेने की अनुमति देता है। वापस आओ जरा, यही आपसे पूछा था गूगल हैंगआउट क्या है? तो डायल अप सेवाएँ तो नहीं है, पारंपरिक टेलीफ़ोन सेवाएँ भी नहीं है, केवल वॉइस कॉल तो उपलब्ध नहीं कराता है। ये इंटरनेट टेलीफ़ोनी सेवाएँ हैं, अर्थात जितने भी टेलीफ़ोन में उपलब्ध विकल्प हैं, वो सारी की सारी सेवाएँ ये उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट देखो 23 कह रहा है गूगल सर्च कंपनी की स्थापना में किसके द्वारा की गई थी? ये कहाँ की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? ये पूछा है आपसे। तो ये तो मैंने आपको बताया है लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन। बिल गेट्स तो गलत हो जाएगा, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन, लेकिन ऑस्ट्रेलिया गलत होगा यहाँ पे। यहाँ पे यूएसए होगा, ये सही है, बी पार्ट। ठीक है? यानी गूगल जो सर्च कंपनी है, इसकी स्थापना यूएसए में और किसके द्वारा हुई थी? लैरी पेज और साथ ही साथ सर्गेई सर्गेई ब्रिन। इन दोनों के नाम याद रखो, कई बार रिपीट हो चुके हैं। 24 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाए गए वेब ब्राउज़र कौन से हैं? क्रोम तो है नहीं, एज है ना? सफारी भी नहीं है, फायरफॉक्स भी नहीं। मैंने आपको पीछे वाली क्लास में वेब ब्राउज़र्स बताए थे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि याद रखना क्रोम, इसका विकास किसने किया है? तो आपने कहा था गूगल ने। फिर मैंने कहा फायरफॉक्स, आपने कहा मोज़िला ने। इसका विकास किया। ईडीजी, एज, माइक्रोसॉफ्ट आपने बताया था, माइक्रोसॉफ्ट ने इसका विकास किया। फिर मैंने कहा बताओ गूगल क्रोम में सॉरी क्रोम में सफारी का विकास किसने किया? तो आपने कहा एप्पल ने। फिर एक मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर याद आ रहा है? इसका विकास किसने किया? तो आपने फिर से कहा था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है? ये सारे हैं इनके ये गूगल क्रोम ये वेब ब्राउज़र है और इधर इनके डेवलपर, ये याद रखने हैं आपको। क्रोम का विकास गूगल ने किया, फायरफॉक्स मोज़िला, एज को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, सफारी को एप्पल ने, इंटरनेट एक्सप्लोरर को माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने किसे बनाया है? एप्पल ने। क्रोम को गूगल ने, सफारी को एप्पल ने, फायरफॉक्स को मोज़िला ने। 25 देखो, कह रहा है दूर के स्थानों पर स्थित 2 कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट रहते हैं? एक ये है आपका सिस्टम, एक ये है आपका सिस्टम। गौर करना, एक ये है आपका सिस्टम। यहाँ से फाइल एक दूसरे में ट्रांसफर करनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करते हो? आप करते हो इंटरनेट का इस्तेमाल। बोलो भाई, ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट देखो 26 अगस्त 1995 में औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा ये किसने शुरू की? ये शुरू करी थी वीएसएनएल ने। वीएसएनएल की बात आ गई है, तो वीएसएनएल का पहले तो आप मुझे पूरा नाम बता दो। वीएसएनएल का पूरा नाम, इसका नाम है विदेश संचार निगम लिमिटेड। निगम लिमिटेड। अच्छा, तारीख याद रखना 15 अगस्त और सन याद रखो 1995। 15 अगस्त 1995, इसको भूलना नहीं है। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था इसी तारीख को। भारत में इंटरनेट सेवा का सेवा का प्रारंभ हुआ था इसी तारीख को। और ये किसने शुरू किया था? वीएसएनएल। बीएसएनएल नहीं, वीएसएनएल। वीएसएनएल का मतलब है विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। ठीक है? वहीं अगर आप इंटरनेट के विकास की श्रृंखला देखोगे, तो मैं आपको बता दूं 1989, 1990 ये वर्ष याद रखना। इस दौरान एचटीएमएल का विकास किया गया, का विकास हुआ और नाम था जिन्होंने किया था, जिनका नाम काफी चर्चा में रहा, टिम बर्नर्स-ली। इनका नाम काफी चर्चा में रहा था एचटीएमएल के विकास में। एक सन याद रखो 1992। क्या हुआ? इस सन में इंटरनेट इंटरनेट
सोसाइटी की स्थापना हुई। इंटरनेट सोसाइटी की स्थापना हुई। वहीं एक ईयर और याद रखोगे आप 1994 क्या हुआ? W3C की स्थापना की गई। ये W3C क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इसकी स्थापना हुई थी। 1998 को भी याद रखो क्या हुआ? इस वर्ष हुआ था गूगल का विकास। गूगल की स्थापना। ये 4 ईयर्स याद रखो, कई बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम्स में, तो पूछे जा सकते हैं। 26 का सही उत्तर हो जाएगा ये। अब आ जाओ 27 में। आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कारपोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर की एक वैश्विक प्रणाली है। ध्यान दो, आपस में जुड़े सरकारी सरकारी हो या शैक्षणिक हो या कॉर्पोरेट हो, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर, ये जब आपस में जुड़ते हैं, एक वैश्विक प्रणाली बनाते हैं, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ये किससे आपस में जुड़ते हैं? ये आपस में जुड़ते हैं, इंट्रानेट नहीं है, इंटरनेट है। ठीक है? इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट दरअसल होता है एक क्लोज्ड सर्किट सर्किट के अंदर, या हम कहें एक ऑर्गेनाइजेशन या एक स्कूल के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप कर लेना, इंट्रानेट है। लेकिन जब आप वृहद रूप से कल्पना करते हो, तो फिर आप इंटरनेट की बात करते हो। ठीक है? दोनों में बेसिक अंतर समझो। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। 28 में आ जाओ। निम्नलिखित में से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है? यानी कि नेटवर्कों का नेटवर्क किसे कहा जाता है? यही पूछा है आपसे। बहुत सारे नेटवर्कों को अपने ही नेटवर्क में जोड़ता है, इसे कहा जाता है इंटरनेट। वास्तव में इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। फिर से समझो, बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो दुनिया के हर देश के उपयोगकर्ता को जोड़ता है। आप बताओगे ये है इंटरनेट। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? ये लिखा है ये लिखा है इंटरनेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरनेशनल, और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है? कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अब आ जाओ 29 में। कह रहा है इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल, ये क्या है? इसे कहा जाता है इंटरनेट टेलीफोनी। ध्यान दो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इंटरनेट टेलीफोनी क्या है? इंटरनेट टेलीफोनी, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे यह सभी प्रकार की यह सभी प्रकार की टेलीफोन सेवाओं को संदर्भित करता है। सेवाओं को संदर्भित करता है। अच्छा, कैसे? जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, तो इंटरनेट जो टेलीफ़ोनी है, इंटरनेट टेलीफ़ोनी सेवा, इसमें सभी प्रकार की चूँकि टेलीफ़ोन सेवाएँ दी जाती हैं, तो इंटरनेट टेलीफ़ोनी सेवा को साधारणतया आईपी टेलीफ़ोनी भी कहा जाता है। इंटरनेट आईपी टेलीफ़ोनी, ठीक है? इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफ़ोनी, या हम कहें इसे कहा जाता है ब्रॉडबैंड टेलीफ़ोनी। टेलीफ़ोनी भी कहा जाता है। ये दोनों नाम याद रखना। इंटरनेट टेलीफ़ोनी को आपसे सीधा-सा सवाल पूछा जा सकता है कि किसे आईपी टेलीफ़ोनी या ब्रॉडबैंड टेलीफ़ोनी भी कहा जाता है? आप बताओगे इंटरनेट टेलीफ़ोनी को। और अगर आपसे इंटरनेट टेलीफ़ोनी का एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपसे पूछे, तो आप बताओगे क्लाउडिया। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफ़ोन कॉल्स क्या होती है? इंटरनेट टेलीफ़ोनी। 30वें में देखो, 30 में, निम्नलिखित में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन-सा है? सर्च इंजन मैंने आपको बताया था, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो वेब ब्राउज़र है। गूगल है सर्च इंजन, है ना? ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र हैं। देखो मैंने आपको बताए थे, मैं फिर से आपको बताता हूँ। एक तरफ आप लिख लो सर्च इंजन कौन-कौन से हैं, जो आपसे डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और एक मैं लिखाऊँगा वेब ब्राउज़र, कौन-कौन से हैं जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे याहू, ये एक सर्च इंजन है, ठीक है? जैसे हॉटबॉट, ये एक सर्च इंजन है। गूगल, काफ़ी चर्चित है, भूलना भी नहीं इसको। अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा, ये भी एक सर्च इंजन है। जैसे मैं बात करूँ वेब ब्राउज़र, मैं अगर आपसे बात करूँ वेब ब्राउज़र, ठीक है? हाँ, या फिर एक्साइट,
ये सारे के सारे सर्च इंजन हैं। अब अगर मैं वेब ब्राउज़र की बात करूँ, तो आपने मोज़ैक का नाम सुना है? मोज़ैक, ठीक है? आपने नाम सुना होगा ओपेरा का, आपने नाम सुना होगा लाइनक्स का या फिर नेटस्केप नेविगेटर का भी नाम सुना होगा आपने। आपने नाम सुना होगा एप्पल सफारी का, आपने नाम सुना होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर का, एक्सप्लोरर, ठीक है? आपने नाम सुना होगा मोज़िला फायरफॉक्स का, फायरफॉक्स या फिर क्रोम का। तो ये सारे के सारे इधर वेब ब्राउज़र लिख दिए मैंने, इधर सर्च इंजन लिख दिए हैं। कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ आपसे पूछा गया है सर्च इंजन तो आप बताओगे गूगल। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 31 आरपानेट के बारे में पूछ रहा है। इसका पूरा नाम क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको आरपानेट के बारे में ही बता दूं। ARPANET, आरपानेट, ये क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसका पूरा नाम क्या बताओगे? इसका पूरा नाम बताओगे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है? ये है इसका पूरा नाम। ये तो है आरपानेट। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका विकास सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो आप बताओगे अमेरिका में, यानी कि इंटरनेट का सबसे पहले प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में किया गया। लेकिन अमेरिका में कहाँ? तो आप बताओगे अमेरिका में सेना के लिए किया गया था, सेना के लिए किया गया था। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे बताओ, ये जो आरपानेट है, इसका विकास सबसे पहले किसने किया था, या हम कहें दुनिया का, विश्व का सबसे पहला नेटवर्क किसने बनाया था? तो 1969, ये वर्ष याद रखना। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने आरपानेट नाम से विश्व का पहला नेटवर्क बनाया, विश्व का पहला नेटवर्क बनाया, ठीक है? इसको भूलना नहीं है आपको। वापस आ जाओ। अब आपसे पूछा है फुल फॉर्म अब आपको पता चल गया है। एडवांस रिसर्च, ये तो गलत हो गया, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एक्टिविटी नहीं है, ये सही हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट देखो 32 सर्वर के कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो कि काहे से जुड़े होते हैं? सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं, यहाँ पर वे लिखना चाहिए। सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं। बी पार्ट सही हो जाएगा आपका 32 का। वेब पेज देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान दो, मैंने एक बार आपको बताया था, पिछली ही क्लास में बताया था, ये आप हो और ये है आपका सिस्टम, ठीक? इस सिस्टम में एक वेब ब्राउज़र है और आप देखना चाहते हो कोई वेब पेज, तो वेब पेज तक पहुँच कौन बनाता है? ये हो आप, ये है आपका सिस्टम और ये है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र, तो आप सिस्टम में वेब ब्राउज़र के पास जाओगे और फिर ये आपको एक्सेस प्रदान करता है वेब पेजेस को की तरफ, तो वेब ब्राउज़र सही उत्तर हो जाएगा। यानी वेब पेज देखने के लिए उपयोग किया जाने वाला एप्लीकेशन को किस रूप में जाना जाता है? आप बताओगे 33 का बी, यानी कि ब्राउज़र, ठीक है? निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? आरपा नेट, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, 1969 अमेरिकी रक्षा विभाग ने इसको विकसित किया था और ये दुनिया का पहला नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। आंसर होगा आरपा। 35 देखो, कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, उसे क्या कहा जाता है? फिर से समझो, कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, ऑर्गेनाइजेशन ये है, इसके भीतर कई सारे सिस्टम्स रखे हैं, ठीक है? कई सारे सिस्टम्स रखे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर साझा नेटवर्क होता है ये सिस्टम आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, उसे कहा जाता है इंट्रानेट। ये एक्स्ट्रानेट नहीं है, टेलनेट भी नहीं है। इंटरनेट तो भूल के भी नहीं है, चूँकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया। इंटरनेट अपने आप में एक बहुत वृहद कॉन्सेप्ट है। आंसर हो जाएगा इंट्रानेट। वास्तव में अब आओ इसको हम और डिटेल में देखते हैं थोड़ा-सा। इंट्रानेट क्या है ये? आप कहोगे
किसी कंपनी द्वारा किसी कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपयोग किए जाने वाले निजी नेटवर्क को ही इंट्रानेट कहा जाता है। यानी निजी नेटवर्क है ये। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक तरह का निजी नेटवर्क होता है। ठीक है? निजी नेटवर्क होता है। ये बात आप समझ पा रहे हो? या हम एक बात और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि किसी कंपनी या फिर कोई स्कूल हो या फिर कोई सर्वर तक सीमित पहुँच, या हम कहें सीमित, सीधे-सीधे हम ये कह सकते हैं सीमित रहता है। जैसे सपोज़ करो, ये जो इंट्रानेट है, ये किसी कंपनी के अंदर, स्कूल के अंदर सर्वर यहीं तक ये सीमित रहता है और सीमित सर्वर ही इंट्रानेट है, जो कि किसी कंपनी या किसी ऑर्गनाइज़ेशन के समस्त कर्मचारियों को आपस में जोड़ता है। जैसे मैं एक बात करूँ आपसे, सपोज़ करो ये कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, गौर करना, ये कोई कंपनी है या हम कहें ये कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, ठीक है? अब एक बात समझो, ये मान लेते हैं एक सर्वर है, ठीक? इस सर्वर से सारे के सारे आपके जो कंप्यूटर हैं, मान लो ये पीसी नंबर 1 है, ये क्या है? पीसी नंबर 1, ये क्या है? पीसी नंबर 2, ये क्या है? पीसी नंबर 3, इसके अलावा ये फायरवॉल है आपका, ये है आपका फायरवॉल, और बाहर क्या है? बाहर है इंटरनेट। लेकिन कंपनी के अंदर क्या है? कंपनी के अंदर एक सर्वर है, जो कि बहुत सारे पीसीज़ को आपस में जोड़ता है, जो कि आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक जीता जागता उदाहरण है इंट्रानेट का, ठीक है? इंट्रानेट का। और जब आप इसी को विस्तार दे देते हो, जब इसमें आप लिमिटेशंस को हटा देते हो, तो वो इंटरनेट का रूप हो जाता है। बात समझ पा रहे हो आप हमारी? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। यही कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक साझा नेटवर्क होता है, जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है, वो इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट देखो, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी, ये काहे के उदाहरण हैं? ये है वेब ब्राउज़र के उदाहरण। अभी मैंने आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में दी थी। नेक्स्ट देखो, क्लाइंट अ, क्लाइंट साइड लिपि आम तौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड होना चाहिए। क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वाले को संदर्भित करती है। ध्यान दो, क्लाइंट साइड लिपि आम तौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित द्वारा क्लाइंट साइड पर क्रियान्वित करने वालों को संदर्भित करती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वेब ब्राउज़र, और फिर होता है आपका सिस्टम, ठीक है? आप हो, आपके मध्य ब्राउज़र है और इसके बाद फिर आप इंटरनेट को एक्सेस आप ब्राउज़र फिर आपको इंटरनेट के लिए एक्सेस प्रदान करता है। तो वही लिखा है, क्लाइंट साइड लिपि आम तौर पर वेब पर कंप्यूटर प्रोग्रामों को निम्नलिखित के द्वारा, किसके द्वारा? यानी कि वेब ब्राउज़र के द्वारा क्लाइंट साइट पर क्रियान्वित करने वालों को संदर्भित करती है। यही सही हो जाएगा वेब ब्राउज़र 37 का, हाँ, ए पार्ट। नेक्स्ट देखो 38, कह रहा है कि इनमें से कौन-सा ऑप्शन है जिसमें आपके द्वारा देखी गई साइटों के बारे में जानकारी हो सकती है? ये तो सीधा-सा उदाहरण एग्ज़ाम्पल आपका ये 38 नंबर बिल्कुल सिंपल है, कुकीज़ होता है। यही अपने आप में जानकारियाँ एकत्र रखती हैं या साइट तक पहुँचने के लिए क्रेडेंशियल्स भी हो सकते हैं, कुकीज़ होता है, ठीक है? बी पार्ट, फिर से समझो, आप जो भी साइटें देखते हो, उनके बारे में जानकारी कौन रखता है? कुकीज़। 39, निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से जाना जाता है? वेब एड्रेस किसे कहा जाता है? आपने एक शब्द का नाम सुना होगा, यूआरएल। यूआरएल इसे कहा जाता है यूनिफ़ॉर्म यूनिफ़ॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इस शब्द से परिचित होंगे आप। ये क्या है? यह एक वेबसाइट का एड्रेस है। वेबसाइट का एड्रेस है, ठीक है? दूसरी अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये क्या है? तो एक विशिष्ट पहचान करता है। विशिष्ट आइडेंटिफ़ायर है या हम कहें विशिष्ट पहचान करता है।
इसीलिए इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। तो आपसे वही पूछा था कि कौन है जिसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है? यूआरएल। 40 देखो, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म भरने की सुविधा को कहलाती है ऑटोफिल। ऑटोफिल ये ब्राउज़र की विशेषता होती है। दरअसल जो पहले फॉर्म जो भरे जा चुके होते हैं, उन्हीं के आधार पर ये स्वचालित रूप से फॉर्म भर देती है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो और जब आप एक बार क्रेडिट कार्ड नंबर डाल देते हो, उसमें ऑटोफिल का ऑप्शन चूज़ कर लेते हो, तो बाद के जो 4 डिजिट्स होते हैं, वो अपने आप फिल हो जाते हैं, है ना? अच्छा, ये ऑटोफिल की सुविधा क्यों दी जाती है? ये ऑटोफिल की सुविधा इसलिए दी जाती है ताकि आप बार-बार फिल ना करें फॉर्म। ऐसी स्थिति में आप समय बचाते हो। ऑटोफिल की सुविधा का लाभ क्या होता है? इससे समय बचता है और ऑनलाइन जो आप लेन-देन कर रहे होते हो, उसमें तेज़ी आती है। बात समझ पा रहे हो? 40 में देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक अच्छे फॉर्म फिल इन डिज़ाइन के लिए दिशा-निर्देश नहीं है? फॉर्म फिल इन डिज़ाइन, इसके लिए कौन-सा दिशा-निर्देश नहीं है? ध्यान दो। पहला ऑप्शन कह रहा है कि त्रुटियों के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया दें। तो त्रुटियों के बारे में तत्काल प्रतिक्रिया देता है ये, बिल्कुल सही है। यूज़र को किसी फ़ील्ड में कोई मान दर्ज करने दें। यूज़र को किसी फ़ील्ड में कोई मान दर्ज करने दें, इसका मतलब क्या है? किसी भी फ़ील्ड में कोई भी मान दर्ज करने की अनुमति नहीं देता है, ये गलत है। तार्किक रूप से फ़ील्ड का समूह और क्रम रखें, हाँ ठीक है। सुनिश्चित करें कि आवश्यक फ़ील्ड स्पष्ट रूप से चिह्नित है। ये सारे के सारे आपके सही हैं। 41 का जो आपका गलत है, वो है बी। नेक्स्ट देखो 42, कह रहा है ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने हेतु इनमें से किसका इस्तेमाल करते हैं? ऐसे प्रयोगकर्ताओं की पहचान करने हेतु किसका इस्तेमाल करते हैं? कुकीज़ का करते हैं, यूज़र नेम का करते हैं, कैश का या फिर पासवर्ड का, जो एक वेब पेज पर वापस लौट आते हैं। आंसर होगा आपका कुकीज़। ये क्या है कुकीज़? देखो, क्वेश्चन है आपका कुकीज़ क्या होता है? ठीक है? तो इसमें आप एक बात समझो, इसे प्रायः इंटरनेट इंटरनेट कुकीज़ के नाम से जाना जाता है। कुकीज़ के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुकीज़ का उपयोग आमतौर पर विशिष्ट उपयोगकर्ताओं के लिए करते हैं। ये ऐसे उपयोगकर्ता होते हैं जो सामान्यतया सर्फिंग करते हैं। तो इसका इस्तेमाल सामान्यतया ये जो सर्फिंग करने वाले होते हैं, वेब ब्राउज़िंग को बेहतर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने एक नया शब्द सुना होगा एचटीटीपी, एचटीटीपी कुकीज़। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो एचटीटीपी कुकीज़ होते हैं, ये ख़ास तौर पर वेब ब्राउज़र के लिए ही बनाए जाते हैं। इन्हें वेब ब्राउज़र के लिए वेब ब्राउज़र के लिए बनाया जाता है, के लिए बनाया जाता है। अच्छा एक शब्द आपने और सुना होगा सेशन, इसका नाम सुना है? सेशन ये क्या होता है? इस शब्द का इस्तेमाल अगर हम कहें आपसे कहाँ होता है, तो आप क्या बताओगे? किसी भी साइट पर किसी साइट पर आप कितना समय बिताते हो? किसी साइट पर आप कितना समय व्यतीत करते हो, यही है आपका सेशन, ठीक है? हाँ, ध्यान रखिएगा, किसी भी साइट पर आप कितना समय बिताते हो, वो आपका कहलाता है सेशन। ये टर्म्स पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वापस आ जाओ, 42 का सही उत्तर हो जाएगा कुकीज़। नेक्स्ट देखो 43, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों में खोज इंजन के उदाहरण हैं। अल्टा विस्टा और लाइकोस शुरुआती दिनों में क्या खोज इंजन के उदाहरण हैं? खोज इंजन का मतलब सर्च इंजन, ठीक है? अल्टा विस्टा और लाइकोस ये सर्च इंजन के उदाहरण हैं। हाँ, ठीक है। वेब क्राउलर को वेब पेज स्पाइडर ये भी कहा जाता है। वेब पेज स्पाइडर वेब क्राउलर है। तो ये दोनों कथन सही है, आपसे गलत पूछ रहा है, तो ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है। ठीक है? अब ये शब्द दिया है अल्टा विस्टा, इसको ज़रा गौर से समझो। अल्टा विस्टा, ये जो अल्टा विस्टा है अगर आपसे पूछे, इसे लॉन्च कब किया गया था? आप बताओगे 1995 1995 में। किसका है ये सर्च इंजन? यह है याहू का याहू का एक वेब सर्च इंजन है। सर्च इंजन है, ठीक है? और इसे विकसित किसने किया था? अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप क्या बताओगे? इसे डिजिटल
इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ने विकसित किया। कारपोरेशन ने विकसित किया। ठीक है। और 2013 से इसको बंद कर दिया गया है। 2013 से वापस आओ जरा। इसमें ना तो एक ना ही दो, ये पहला वाला सही हो जाएगा। ये शब्द दिया है ब्लॉग, BLOG। BLOG ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है वेब और दूसरा है ब्लॉग। वेब ब्लॉग से मिलकर, सॉरी, वेब लॉग। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है वेबलॉग। ये होता क्या है ब्लॉग? वास्तव में यह एक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वेबसाइट है। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वेबसाइट है। ठीक है। वापस आ जाओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेब लॉग। नेक्स्ट देखो 45। कह रहा है छोटे समूह के कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालय और इंटरनेट कैफे में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? छोटे ऑफिस में किसका उपयोग किया जाता है? यहाँ पर किया जाता है लैन का। पैन का तो किया नहीं जाता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन का किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक। इसे कहा जाता है लैन, यानी कि हम कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। ये बात आप समझ पा रहे हो? अच्छा, कहाँ इस्तेमाल होता है अगर मैं ये आपसे पूछूं तो आप बताएंगे भवन में। जैसे कोई आपका कार्यालय है, कार्यकाल नहीं कार्यालय, कोई आपका कार्यालय है या फिर कोई आपका घर है, तो ये अगर इन सभी जगह पर जितने भी आपके उपकरण होंगे एक साथ एक साथ जुड़े हुए उपकरण हैं। ये जुड़े उपकरणों का संग्रह होता है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भवन एक सीमित क्षेत्र में होता है, कार्यालय भी एक सीमित क्षेत्र में होता है और आपका घर भी जो भी है वो एक सीमित क्षेत्र में होते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि लैन सीमित क्षेत्र की डिवाइसेस को जोड़ता है। ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे WAN की बात करूं, वाइड एरिया नेटवर्क, या मैं आपसे बात करूं मैन की, मेट्रोपोलियन मेट्रोपोली मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, तो ये क्या है? वास्तव में ये बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले नेटवर्क हैं। बड़े भौगोलिक ये क्षेत्र को कवर करते हैं। ये बात आप समझ पा रहे हो? और ये जो लैन है, LAN, साधारणतया इसको कनेक्ट किया जाता है ईथरनेट से। ईथरनेट या वाईफाई से, या हम कहें वाईफाई का इसमें प्रयोग किया जाता है। ईथरनेट का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटे समूहों के लिए, आपका उत्तर होगा लैन। कुकी क्या है? ये मैंने आपको अभी पीछे बताया था। ये कुकी क्या है? आपकी इंफॉर्मेशंस को रखता है ताकि आप वेब ब्राउजिंग में अपने आप को और बेहतर बना सकें। तो वेब पेज पर दिखाया गया एक विज्ञापन होता है, नहीं ये तो गलत हो गया। एक प्रोग्राम जो वेबसाइट विजिट्स को रिकॉर्ड करता है। हाँ, ठीक है। ये तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा-सा और आगे बढ़ो। क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहीत सूचनाएँ हैं। हाँ, ये ज़्यादा सही है। क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर के द्वारा संग्रहीत सूचनाएँ होती हैं। सूचनाएँ कुकीज़ के द्वारा होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो 47। कह रहा है अपने कर्मचारियों द्वारा अन्य उपयोग के लिए संगठन के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक निजी नेटवर्क। गौर करो, कोई संगठन है, मान लो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत अंदर ही अंदर इन ये अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करेगा। ये कोई काम कर रहे हैं कर्मचारी इसके, तो ये सिस्टम्स आपस में जुड़े होंगे। तो किसके द्वारा? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर निजी नेटवर्क कौन है? ये है इंट्रानेट। इंटरनेट नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन की जब ये सीमाएं हट जाएंगी, इनको हटा दिया जाएगा सीमाओं को, तो फिर ये इंटरनेट हो जाएगा। वृहद रूप से बड़े एरिया को कवर करेगा। हम कहें इंटरनेशनल कनेक्शन होगा ये। ठीक है। लेकिन यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा इंटरनेट। मैंने आपको इंटरनेट के बारे में बताया भी था, और मैंने वहां बताया भी था आपको कि इंटरनेट क्या है। यह किसी इंट्रानेट वास्तव में यह किसी कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा उपयोग किया जाने वाला निजी नेटवर्क है। निजी नेटवर्क होता है। यही यही यहाँ पे लिखा है कि निजी नेटवर्क है। कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है? अपने ही कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है किसी संगठन के द्वारा। बात खत्म। बी पार्ट सही हो जाएगा।
48 में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर डेटाबेस, नेटवर्किंग या फिर सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा आपका सही उत्तर? फिर से पढ़ो। कह रहा है कि इंटरनेट के जरिए जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण करते हैं, इसे कहा जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। और ये क्या है वास्तव में? इन संसाधनों को टूल्स, अनुप्रयोग ये सारे के सारे होते हैं, जैसा कि डेटा स्टोरेज, डेटा बेस या फिर नेटवर्किंग या फिर सॉफ्टवेयर, इस तरह से। तो इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। 49 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेब पेजों को बाद में देखने के लिए सेव करने के संबंध में सत्य नहीं है? वेब पेज, जैसे आप मान लीजिए क्रोम के जरिए किसी वेबसाइट पर गए, अब वहां पर आपको कोई वेब पेज दिखा, अब आप चाहते हो कि उसको सेव किया जाए, तो क्या आप सेव कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन पढ़ो। वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है? नहीं, केवल हाँ बुकमार्क किया जा सकता है, ठीक है। और सेव नहीं किया जा सकता, ये गलत है। सेव कर सकते हैं हम भाई। 49 का सत्य नहीं है, यही वाला सही हो जाएगा, यही गलत है। एक वेब पेज आमतौर पर विकल्प फाइल सेव एज के द्वारा सेव किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। कुछ टूल्स किसी वेबसाइट के पूरे डेटा को डाउनलोड करने और उसे ऑफलाइन एक्सेस करने की सुविधा भी देते हैं। हाँ, ये भी होता है। इसके अलावा डी पार्ट पढ़ो। कह रहा है कि अधिकांश वेब ब्राउज़र वेब पेज को पीडीएफ फाइलों के रूप में सेव करने की सुविधा भी देते हैं। हाँ, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। केवल बुकमार्क किया जा सकता है और साथ ही साथ सेव भी किया जा सकता है, ये गलत है। 49 का। नेक्स्ट देखो, 50, जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानिए। सकारात्मक प्रभाव कौन से होते हैं? साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, ये तो नकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक तो ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत के विकार से ग्रस्त हैं, ये भी नकारात्मक प्रभाव है। आपसे पूछा है सकारात्मक बताओ, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं इंटरनेट की, वो आपसे पूछा है। तीसरे में, और एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का सबसे अच्छा स्रोत है, ये बिल्कुल सही है, ये सकारात्मक है। और कम शारीरिक गतिविधि और कमजोर नेत्र दृष्टि का कारण बनता है, ये भी कारण है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये नकारात्मक प्रभाव है। आपसे पूछा है सकारात्मक, तो यही है सकारात्मक, ठीक है। पॉजिटिव, हाँ, इफेक्ट पूछा है। 51 देखो, इंटरनेट का उपयोग करता है, इंटरनेट उपयोग करता है काहे का? फीड फॉरवर्ड स्विचिंग का? नहीं, गलत है। फॉरवर्ड स्विचिंग का भी नहीं करता है, सर्किट स्विचिंग का भी नहीं करता है, ये करता है पैकेट स्विचिंग का, ये सही है, डी पार्ट। देखो, इंटरनेट की कार्यप्रणाली समझो जरा। मैंने कहा पैकेट स्विचिंग मतलब क्या है? मतलब मैं बात करने वाला हूं आपसे इंटरनेट की कार्यप्रणाली की। इंटरनेट की कार्यप्रणाली क्या है? आप क्या बताओगे? आप बताओगे कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, मान लीजिए कोई भी सूचना है, सूचना का जब भी कभी आदान-प्रदान होगा, आदान-प्रदान होता है, तो वह कैसे होता है? पैकेट के रूप में होता है, पैकेट के रूप में होगा। फिर से समझो, सूचनाओं इन्फॉर्मेशंस सूचनाओं का आदान-प्रदान हमेशा पैकेट के रूप में होगा। अच्छा, इसमें होता क्या है? कैसे पैकेट के रूप में होता है? होता ये है कि जो सूचनाएँ होती हैं, इन्फॉर्मेशंस होती हैं, सूचना को पैकेट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है? डिवाइड होगा, इन्फॉर्मेशंस को पैकेट में डिवाइड किया जाता है और उसके पश्चात तत्पश्चात फिर कई सारे सर्वर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सर्वर होके ये सूचनाएँ जो व्यवस्थित स्थान होता है या हम कहें यथोचित स्थान होता है, सर्वर होके यही सूचनाएँ यथोचित स्थान में पहुँच जाती हैं, स्थान में पहुँचती हैं। क्लियर है बात? और इसके बाद ये जो सूचनाएँ हैं, ये पैकेट जो भी खाली मार्ग मिलता है, उन सब से खाली मार्ग होते हुए ये अपने गंतव्य तक पहुँच जाती हैं। तो कुल मिला के ध्यान दो, इंटरनेट की कार्यप्रणाली, वर्किंग प्रोसेस क्या है इसका? वर्किंग रूल क्या है? सूचनाएँ हैं, सूचनाओं को पैकेट के रूप में विभाजित किया जाता है या हम कहें सूचनाओं का आदान-प्रदान पैकेट के रूप में होता है। तो कैसे होता है? सबसे पहले पैकेट के रूप में डिवाइड किया जाता है, फिर इसके बाद उनको सर्वर होके उनको गंतव्य तक भेजा जाता है। जो भी खाली रूट मिलता है, उसके माध्यम से उनको भेजा जाता है। लेकिन किस आधार पर, कैसे? पैकेट में डिवाइड करने के बाद ही, यही पूरा का पूरा प्रोसेस कहलाता है पैकेट स्विचिंग, ठीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, डी पार्ट। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है? गलत बताओ। इंटरनेट है, कई छोटे-छोटे नेटवर्कों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क होता है, बिल्कुल सही है। इंटरनेट दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। ये मान लीजिए आपका कोई सिस्टम है, ठीक है? और ये किसी
अन्य यूजर का सिस्टम है, ये आप हो, यूजर नंबर फर्स्ट, ये यूजर नंबर 2 है। तो अब यहाँ से आपको फाइल अगर यहाँ ट्रांसफर करानी है तो फिर आप इसका इस्तेमाल करोगे, और ये कौन सुगम बनाता है? ये सुगम बनाता है इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो यहाँ गलत पूछ रहा है ना, तो कोई भी यहाँ पर गलत नहीं है, सी पार्ट सही हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 52 का सी। नेक्स्ट देखो 53। वेब पेज एक दूसरे के माध्यम से जुड़े होते हैं, काहे किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं हाइपर लिंक से। हाइपर लिंक। वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़े होते हैं? ये क्वेश्चन काफी रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो हाइपर लिंक है ना, हाइपर हाइपर लिंक, क्या है ये हाइपर लिंक? आप कहोगे इसे साधारणतया लिंक कहा जाता है, लिंक कहा जाता है, या फिर इसे एक नाम और दिया जाता है, इसे कहा जाता है वेब लिंक भी कहा जाता है, इसे वेब लिंक भी कहा जाता है। अच्छा, यह एक दस्तावेज, एक दस्तावेज के भीतर दूसरे दस्तावेज, दूसरे दस्तावेज को साधारणतया पॉइंट करता है, और यही है हाइपरलिंक। ठीक है, एक वेब पेज दूसरे वेब पेज के माध्यम से जुड़े होते हैं, किसके माध्यम से? हाइपरलिंक। 54 देखो, कह रहा है कि यदि आप ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउजर द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पाठ किसमें प्रदर्शित होगा? फिर से समझो, यदि आप किसी ऐसे फॉन्ट का प्रयोग कर रहे हो जो एक ब्राउजर के द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पाठ किसमें प्रदर्शित होता है? केवल एरियल फॉन्ट में? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होता है, ये भी गलत हो जाएगा। जो भी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होगा उसी में प्रदर्शित होगा, सी पार्ट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है। देखो, मैंने आपको कई बार ये बता चुका हूँ, इस तरह के प्रश्न को डील करने के लिए आप सिंपल सी एक बात याद रखो, ये आपका सिस्टम है और ये आप यूज़र हो, और सिस्टम के द्वारा ही आप कहाँ जाना चाहते हो? आप जाना चाहते हो www, यानी कि इंटरनेट की दुनिया में कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो। ठीक है? तो अब ऐसी स्थिति में आपके सिस्टम में एक एप्लीकेशन होगा जिसे कहा जाता है वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र की मदद से आप यहाँ गए और यहाँ से फिर कहाँ गए? हाँ, आप अपनी इन्फॉर्मेशंस को सर्च कर लोगे। कुल मिला के अगर हम आपसे कहें, ये है इंटरनेट। आपकी और इंटरनेट के मध्य पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए मीडिएटर का काम कौन करता है? ये करता है वेब ब्राउज़र। सही हो जाएगा डी पार्ट। वही कह रहा है कि सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर बताओ जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है। कौन है वो? ब्राउज़र। 55 का डी। नेक्स्ट देखो, किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं? ये चाइना है। सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता सबसे पहला है चाइना, दूसरा नंबर आता है हमारे भारत का, तीसरा नंबर आता है अमेरिका का, चौथा नंबर आता है इंडोनेशिया का। ये बस 4 ही देश हैं जो आपको याद रखने हैं। भारत का नंबर 2 स्थान आता है, पहला स्थान चाइना का है। 57 देखो, इंटरनेट क्या है? समुद्र, ये तो गलत हो गया पढ़ते ही। समुद्र से मछली पकड़ने का जाल थोड़ी होता है। बास्केटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम है, ये भी गलत है। रेल लाइनों में रेल के डिब्बे के स्थान का हिसाब रखने वाली पद्धति है, अरे ये सब गलत है। यही सही है। इस तरह के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएं तो शायद है कि 15 क्वेश्चंस अगर आपके यूपी ट्रिपल एससी में आ रहे हैं, तो 15 के 15 सही ठोक के चले आओगे आप लोग। है ना? इंटरनेट क्या है? ऑप्शन देखो जरा, क्या शानदार दिए हैं। मछली पकड़ने का जाल। खैर, आगे बढ़ो। 58 नंबर। 58 नंबर में कह रहा है कि बताएं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया था ना, इंटरनेट क्या है, इसमें 3-4 फैक्ट आप याद रखना जरूर। देखो, अ, इंटरनेट, 3-4 फैक्ट ऐसे याद रखना। इसे इसे नेटवर्कों नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। ठीक, इसे विश्वव्यापी नेटवर्क कहा जाता है। इसे विश्वव्यापी नेटवर्क कहा जाता है। एक शख्स हैं जिनका नाम है विंटेन सर्फ, इनका भी नाम याद रखना। ये कौन है? इन्हें कहा जाता है इंटरनेट का पिता, पिताजी। ठीक, और इन्हें
दरअसल सह डिजाइनर भी कहा जाता है। सह डिजाइनर, काहे के सह डिजाइनर? ये सह डिजाइनर थे टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट इंटरनेट की मूल वास्तुकला मूल वास्तुकला के सह डिजाइनर थे ये। तो टीसीपी आईपी विंटन सर्फ, इनका नाम याद रखना, इंटरनेट के फादर हैं ये। ठीक है, 57 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 58। बताइए कि कौन सा कथन सही है या गलत है। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है, गलत है। वैन का सबसे अच्छा उदाहरण है, पूरा गलत हो जाएगा वाक्य, यानी पहला गलत है। इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होना चाहिए, आईपी पता होना चाहिए, हाँ ये सही है। पहला गलत है और दूसरा सही है, ये वाला सही हो जाएगा हमारा डी पार्ट। ठीक है, पहला गलत दूसरा सही। नेक्स्ट देखो 59। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है। इंटरनेट के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है आपसे, तो पढ़ो जरा इसको। इंटरनेट में हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट आईपी एड्रेस से होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ो। दूसरे में कह रहा है कि इंटरनेट का स्वामित्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास है, नहीं, ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र के पास है, ये गलत है। इसका स्वामित्व किसी के पास नहीं है। तीसरे में आओ। इंटरनेट आपस में जुड़े नेटवर्क हैं जो विश्वव्यापी प्रणाली बनाते हैं, बिल्कुल सही है। इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी टीसीपी आईपी का उपयोग करता है, ये सारे के सारे सही हैं। अच्छा ये तो ठीक है, मैं आपसे तीन चार प्रश्न पूछता हूँ, मुझे बताना, इंटरनेट से ही संबंधित है। सबसे पहले मैं पहला प्रश्न लिखता हूँ, मुझे इसका उत्तर बताओ। मैंने लिखा कि जो अधिकांश, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा जो अधिकांश मेल प्रोग्राम है, अधिकांश मेल प्रोग्राम किसे मेल के दौरान किसे मेल के दौरान अपने आप पूरा कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। बताओ इसका उत्तर मुझे। मैं तब तक दूसरा प्रश्न लिखता हूँ। मुझे बताओ ईमेल का आविष्कार ये कब हुआ। दूसरा प्रश्न। मुझे तीसरा प्रश्न बताओ, इसका उत्तर। मुझे बताओ इंटरनेट से जुड़े, या हम कहें इंटरनेट के लिए इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों का समूह क्या कहलाता है। दिशा निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, बताओ। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ, अभी मैंने आपसे बताया भी था वेब पेज, ये आपस में जुड़े होते हैं किससे, बताओ। ये चार क्वेश्चंस बता दो। पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अधिकांश मेल प्रोग्राम प्रोग्राम किसी मेल के दौरान, या हम कहें मेल के दौरान अपने आप पूरा कर लेते हैं। अधिकांश जो मेल प्रोग्राम होते हैं वो किसे मेल के दौरान अपने आप पूरा कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा डेट, इसे भी पूरा कर लेते हैं, और फ्रॉम, इन दोनों को ये अपने आप पूरा कर लेते हैं और बाकी चीजें आपको भरनी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ईमेल का आविष्कार ये 1971, ये ईयर याद रखना। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों का समूह कहलाता है नेटिकेट। नेटिकेट, इसको याद रखना, पूछा जाता है कई बार। वेब पेज आपस में जुड़े होते हैं, हाइपर लिंक। ये चार के चारों प्रश्न के उत्तर सही है। 59 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। 60 देखो, वह कंप्यूटर व्यवस्था जो देशों को जोड़ती है और विभिन्न देशों से सूचना संकलित करके सैटेलाइट के द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहा जाता है इंटरनेट। इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, 59 का सही उत्तर है बी और 60 का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर बात। कह रहा है कि किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क, इनको क्या कहा जाता है, फिर से समझो। कोई संस्थान है, संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है और उसके लिए जो निर्मित शेयर्ड नेटवर्क होता है उसे कहा जाता है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट, इसे ही कहा जाता है नेटवर्कों का जाल, नेटवर्कों का नेटवर्क, वैश्विक नेटवर्क, बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है इंटरनेट को। अब इसी में ये कुछ टर्म्स दिए हैं आपको, एक्स्ट्रानेट दिया है, टेलनेट दिया है, इंट्रानेट दिया है। ये क्या होता है, आओ जरा समझते हैं इनको। एक शब्द दिया है आपको एक्स्ट्रा नेट,
ठीक? इसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रानेट से 2-3 बातें आप याद रखो। अगर आपसे पूछा जाए ये क्या है? तो आप बताओगे यह एक निजी नेटवर्क है। यह एक निजी नेटवर्क है और इसमें व्यापक दर्शक यानी कि इंट्रानेट से वृहद रूप से व्यापक दर्शक और एक संकीर्ण उद्देश्य होता है। संकीर्ण उद्देश्य इसका होता है। अच्छा, सामान्यतया ये आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए सूचना के संचार या हम कहें इन्फॉर्मेशंस के आदान-प्रदान के लिए एक मंच तैयार करते हैं एक्स्ट्रानेट। तो हम कह सकते हैं सामान्यतः आंतरिक और बाहरी हितधारकों के लिए हितधारकों के लिए एक सूचना संचार का मंत्र है। सॉरी मंच है ना? एक सूचना संचार का यह एक मंच है। यहाँ तक क्लियर हुई? अच्छा ये तो है बात एक्स्ट्रानेट की। अब बात कर लो ज़रा एक शब्द दिया है आपका इंट्रानेट। इंट्रानेट ये क्या है? वास्तव में यह एक मान लीजिए कोई ऑर्गनाइज़ेशन है। तो ये ऑर्गनाइज़ेशन या किसी कंपनी के द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक निजी नेटवर्क होता है। निजी नेटवर्क। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। क्या है ये? ये किसी कंपनी द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपयोग किया जाने वाला एक निजी नेटवर्क है। ठीक है? निजी नेटवर्क है। अच्छा एक शब्द और आपको दिया था, ये तो हो गया एक्स्ट्रानेट, टेलनेट। ये क्या है? आओ देखते हैं। टेलनेट ये क्या है? तो आप बताओगे इससे क्या आशय होता है? इससे आशय है टेलीटाइप टेलीटाइप नेटवर्क से। इसका आशय टेलीटाइप नेटवर्किंग से है और क्या है ये? तो यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। एक प्रकार का यह प्रोटोकॉल है जो क्या करता है? एक कंप्यूटर को एक कंप्यूटर को स्थानीय कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। ठीक है? एक तरह से हम ये कह सकते हैं जैसे सपोज़ करो मैं ये 2 सिस्टम बनाता हूँ। एक ये आपका सिस्टम है और एक ये आपका सिस्टम है। ठीक है? ये क्या है और ये क्या है? ये एक ऐसा कंप्यूटर जो कनेक्शन या हम कहें जिससे कनेक्शन शुरू होता है। ठीक है? ऐसा कंप्यूटर जिससे कनेक्शन शुरू होता है और जिससे कनेक्शन शुरू होता है, उसे साधारणतया स्थानीय कंप्यूटर कहा जाता है, लोकल कंप्यूटर। ठीक है? इसे स्थानीय कंप्यूटर कहा जाता है। अच्छा ये क्या है? यह एक ऐसा कंप्यूटर है जिस कंप्यूटर से जिस कंप्यूटर से कनेक्शन किया जाता है, यानी दूरस्थ होता है ये, कनेक्शन किया जाए। इसका आशय क्या है? इसे दूरस्थ कंप्यूटर कहा जाता है या हम कहें इसे कहा जाता है रिमोट कंप्यूटर। ठीक है? यह एक रिमोट कंप्यूटर है। तो इन्हीं दोनों के मध्य यह एक टेलीटाइप नेटवर्क स्थापित करता है। तो वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61 का सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र के बारे में पूछा है। वेब ब्राउज़र मैंने आपको बहुत सारे बताए थे। क्या-क्या बताए थे वेब ब्राउज़र? अ, इसमें मैंने आपको बताया था मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज माइक्रोसॉफ्ट का है, ध्यान रखना इसका नाम भी पूछा जाता है, एज किसका है? और नेटस्केप नेविगेटर ये सारे के सारे वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन ये नहीं है। ये क्या है? ये एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन, गूगल। अच्छा, अब ये जो सर्च इंजन है, मैंने आपको सर्च इंजन्स के भी नाम बताए थे। गिनाओ ज़रा मुझे। सर्च इंजन, सर्च इंजन मैंने बताया था कौन-कौन है? याहू या फिर मैंने बताया था गूगल, अल्टा विस्टा अल्टा विस्टा, मैंने बताया था हॉटबॉट, मैंने बताया था वेब क्राउलर, ठीक है? या फिर एक्साइट, ये सारे के सारे याद रखो आप। पूछ लिए जाते हैं घुमा-फिरा के इन्हीं में से। याहू, गूगल, अल्टा विस्टा हो गया, हॉटबॉट हो गया, वेब क्राउलर हो गया या फिर एक्साइट। अच्छा यहाँ से आप 2 बातें याद रखना, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई भी थी। एक बात याद रखो अल्टा विस्टा से,
अल्टा विस्टा से। क्या याद रखोगे? आपसे अगर पूछा जाए ये क्या है तो आप बताओगे यह याहू का याहू का सर्च इंजन है। सर्च इंजन है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपसे सीधा-सा सवाल पूछा जाएगा अल्टा विस्टा का संबंध किससे है? तो आप बताओगे इससे है, याहू। ठीक है? किसने इसका विकास किया? इसका विकास किसने किया था? तो आप बताओगे इसका विकास किया था डीईसी ने। डीईसी क्या है? डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन। ठीक है? तो इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने विकसित किया। अच्छा, एक 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 शब्द मैं और आपको बताता हूँ। अ, एक शब्द आपने सुना होगा, वेब पेज स्पाइडर। वेब पेज स्पाइडर, ये क्या है? वेब पेज स्पाइडर के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप बताओगे वेब क्राउलर को, या वेब क्रॉलर, यही लिखा मिलता है कई जगह। तो वेब क्रॉलर ही, या हम कहें वेब क्रॉलर या वेब क्राउलर को वेब पेज स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा गूगल। नेक्स्ट देखो, किसी बाहरी संस्था को इंटरनेट वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो क्या होता है? फिर से समझो। कोई बाहरी संस्था है, उस बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? ये प्रयोग होगा एक्स्ट्रानेट का। अभी मैंने आपको एक्स्ट्रानेट की परिभाषा बताई थी। बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है एक्स्ट्रानेट। नेक्स्ट देखो, 64 कह रहा है वह नेटवर्क जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में एल ए एन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, तो कह रहा है कि वह नेटवर्क बताओ जिसका प्रयोग किसी बिल्डिंग में एलियन कंप्यूटरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। गौर करो, सपोज करो ये एक बिल्डिंग है। ठीक है? अब इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हैं आपस में। बिल्डिंग है तो कई माले की होगी। अब इन मालों में अपना अलग अलग लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, इनसे ये कंप्यूटर ये आपस में जुड़े हैं। तो ये जो लैन है इनको भी आपस में कनेक्टिविटी कौन प्रदान करता है? इनको आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करता है यही इंट्रानेट। इंट्रानेट। ठीक है? और वही आपसे पूछा है कि बिल्डिंग के अंदर, बाहर नहीं जा रहा है। बाहर जाएगा तो फिर आप ये समझिए बड़ा-सा नेटवर्क स्थापित होगा, यानी कि इंटरनेट भी हो सकता है। लेकिन कह रहा है कि आपको बिल्डिंग के अंदर रहना है और बिल्डिंग के अंदर जो भी कंप्यूटर्स होंगे, जो लैन से जुड़े होंगे, उनको एक-दूसरे से कनेक्ट करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? इंटरनेट। बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, स्टीरियो इमेज का उपयोग आम तौर पर किसके लिए किया जाता है? स्टीरियो इमेज, सबसे पहले तो आप ये समझो, ये है क्या? देखो, स्टीरियो स्टीरियो इमेजिंग, ये क्या है? आप बताओगे यह एक ऑडियो यह एक ऑडियो सिग्नल की स्टीरियो इमेज में हेर-फेर करता है, या हम कहें इमेज में हेर-फेर करने और उसे बढ़ाने की प्रक्रिया है। उसे बढ़ाने की यह एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अच्छा, ये क्या करता है? यह गहराई पैदा करता है, डेप्थ, गहराई पैदा करता है। इसके अलावा यह स्पष्टता के साथ ध्वनियों को अलग करता है। ध्वनियों को यह अलग करता है। ठीक है? यहाँ तक बात समझ पाए? तो अब यहाँ पर आओ, कह रहा है कि स्टीरियो इमेज को का उपयोग आम तौर पर किसके लिए किया जाता है? गहराई अनुभूति प्रभाव के लिए। सामान्यतया जो स्टीरियो इमेज का प्रयोग होता है वो गहराई अनुभूति प्रभाव के लिए ही किया जाता है। ठीक है? 65 का नेक्स्ट देखो, 66 इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 इसका उपयोग क्या है? F11 ये जितनी भी F1, F2, F3 ये सारी की सारी फंक्शन कीज़ कहलाती हैं, फंक्शनल कीज़। तो F11 क्या है? इससे पहले मैं इसको बताऊँ, मैं और कुछ F आपको बताता हूँ। जैसे, गौर करो, मैंने कहा मुझे बताओ F1 क्या है? आप बताओगे F1 का सीधा-सा आशय होता है क्विकली ओपन, क्विकली ओपन, क्विकली ओपन द हेल्प मेनू। F2 का मतलब अगर मैं पूछूँ आपसे ये क्या है? तो आप बताओगे रीनेमिंग। ठीक है? नेम, रीनेम, रीनेम करना, रीनेमिंग द फाइल एंड फ़ोल्डर।
फाइल और फ़ोल्डर को रीनेम करना। अच्छा, अब मैं पूछूँ आपसे F3 का मतलब क्या है? तो आप बताओगे सर्च फ़ील्ड। F4 का मतलब क्या है? ये फ़ंक्शन की F4 से क्या होता है? इससे होता है रिपीट जो आपके जो रीसेंट रिएक्शंस होते हैं, उनको रिपीट करना। रिपीट द रीसेंट एक्शंस या हम कहें रीसेंट रिएक्शन। कुल मिला के रिपीट F4 है, सर्च F3 है, रीनेम F2 है और हेल्प मेनू को खोलना F1 है। ये तो F4 तक की कहानी हो गई। अब मुझे बताओ F5 क्या है? F5 मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है रिफ्रेश। रिफ्रेश द करंट पेज। करंट पेज को रिफ्रेश करना। तो कुल मिला के आप केवल और केवल ये शब्द याद रखोगे। ये शब्द हेल्प मेनू F1 से, रीनेमिंग F2 से, सर्च F3 से, रिपीट F4 से और रिफ्रेश F5 से। ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं F7 क्या है? तो आप बताओगे स्पेलिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक। ग्रामर मिस्टेक। ठीक है? मुझे बताओ F8 क्या है? F8 है सेम मोड और F10 क्या है? इसका मतलब होता है राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक मतलब समझ पा रहे हो? ये राइट क्लिक क्या है? राइट क्लिक आप माउस से करते हो, ठीक है? अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप टच पैड से करते हो राइट क्लिक। लेकिन अगर आपके पास ये विकल्प ना हो, तो आप कीबोर्ड से कैसे करोगे? F10 से। आप F10 दबाइए, आपका राइट क्लिक हो जाएगा, ठीक है? अब आ जाओ F11 में। F11 मतलब क्या है? इसका मतलब होता है फुल स्क्रीन में बदलना वेब ब्राउज़ के पेज को। फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन मोड ऑन योर वेब ब्राउज़र। तो आपसे वही पूछा गया है F11 का उपयोग कहाँ पर होता है? ताज़ा करने के लिए? नहीं। रिफ्रेश करने के लिए? बिल्कुल नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी नहीं होता है। सर्च इंजन बदलने के लिए भी नहीं होता है। फुल स्क्रीन चालू करने के लिए। यही तो मैंने लिखा था यहाँ पे F11 फुल स्क्रीन, ठीक है? पूर्ण स्क्रीन। पूर्ण स्क्रीन का मतलब है फुल स्क्रीन। तो 66 का आपका जो डी पार्ट होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट 67। क्रोम ब्राउज़र में वेब पेज का सोर्स कोड अगर आपको देखना हो, तो आप कौन-सी में कीबोर्ड में कौन-सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे? सोर्स कोड देखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कंट्रोल यू का इस्तेमाल होता है सामान्यतया सोर्स कोड के लिए, ठीक है? सोर्स कोड के लिए। 68 देखो कह रहा है कि कौन-सा ये ऑप्शन है, एक तरीका है, जिसे ब्राउज़र से सेव करने पर अपनी मनपसंद वेबसाइट तक तुरंत पहुँचा जा सकता है। आप सर्फिंग कर रहे हो, किसी वेबसाइट में आप पहुँचे, अब आप चाहते हो कि ये वेबसाइट को मैं सेव कर लूँ, ताकि जब भी कभी मुझे ये जो पेज में मुझे दिखा है वेब पेज, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स या हम कहें जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, उस इन्फॉर्मेशन को मैं दोबारा पढ़ पाऊँ। तो फिर आप इनमें से किसका इस्तेमाल करते हो? कुकी का तो इस्तेमाल करते नहीं हो, आप करते हो बुकमार्क का इस्तेमाल, ठीक है? तो ये है क्या बुकमार्क? आओ देखो, ये बुकमार्क है क्या? वास्तव में इंटरनेट इंटरनेट ब्राउज़र के साथ ध्यान देना, इंटरनेट ब्राउज़र के साथ जो बुकमार्क होता है, बुकमार्क वेब पेज के पते को सहेजने की एक प्रक्रिया है, को सहेजने की एक प्रक्रिया है। अच्छा, अब इसमें होगा क्या? होगा ये कि जब आप बुकमार्क करते हो, तो फिर आप उसी वेब पेज पर आसानी से पहुँच जाते हो। अच्छा, इसको करने का कोई शॉर्टकट है क्या? हाँ है, CTRL+D। CTRL+D जब आप दबाते हो, तो आपका जो पेज होता है वो बुकमार्क हो जाता है, बुकमार्क हो जाएगा। इसको भी याद रखो ये बुकमार्क के लिए आपसे शॉर्टकट कुंजी पूछी जाती है, तो कंट्रोल+T, ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में, 68 का सही उत्तर हो जाएगा बुकमार्क, ठीक है? बुकमार्क इसको हटा दो, ये वाला सही हो जाएगा या फिर आप इसको सही कर लो तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन रखो यहाँ पे। नेक्स्ट देखो 69। वेब ब्राउज़िंग के संदर्भ में बुकमार्क का उद्देश्य क्या होता है? अभी मैंने बताया था और अब आप इसको पढ़ो। क्या आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे? फिर से समझो। वेब ब्राउज़िंग के संदर्भ में बुकमार्क इसका उद्देश्य क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि आप किसी वेब पेज में गए, उसमें इन्फॉर्मेशंस को आपको
हाँ, सेव करना है। तो फिर आप बुकमार्क का इस्तेमाल करते हो। अब ज़रा पढ़ो, विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करने के लिए व्यवस्थित कर सकें ताकि उन पर बार-बार जा सकें। विशिष्ट वेबसाइटों को सेव करें और व्यवस्थित करते हैं बुकमार्क की सहायता से। सही लग रहा है मुझे। आगे पढ़ो, देखो और भी कोई है ऑप्शन इसी से मिलता-जुलता। बुकमार्क छोटे एप्लीकेशन को प्लग इन कर सकें, जो आपको वेब ब्राउज़र में कुछ नियत प्रकार की सामग्री की सुविधा दें। नहीं, ये गलत हो जाएगा। एक वेबसाइट से अपने कंप्यूटर पर एक इमेज सेव कर सकें, गलत है ये भी। इन वेबसाइटों पर जा सकें जिन्हें आपने हाल ही में देखा है। सभी में नहीं जा सकते हैं, जो ठीक लगेगी उनको सेव किया जाएगा, तो ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है? 70 देखो, निम्नलिखित में से कौन-सी साइटें सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं? कौन है जो सोशल नेटवर्किंग के उदाहरण हैं? लिंक्डइन ये भी है, पिनट्रेस्ट ये भी है सोशल नेटवर्किंग साइट और इंस्टाग्राम इससे तो आप परिचित ही होंगे। इन दोनों साइट से आप परिचित होंगे और पिंटरेस्ट क्या है? इससे मैं आपको बताता हूँ, परिचित कराता हूँ। ये 3 के तीनों हो जाएँगे, ठीक है? 1, 2 और 3 ये वाला सही हो जाएगा। आओ देखो, इसको समझो। पिंटरेस्ट क्या है? पिनट्रेस्ट यह अमेरिकन सोशल मीडिया साइट है। यह एक अमेरिकन सोशल मीडिया सेवा है या साइट है, ठीक? और यह सामान्यतया पिन बोर्ड के रूप में सेवा या हम कहें इन्फॉर्मेशन लिख लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। पिन बोर्ड के रूप में सूचना प्रकाशित करती है प्रकाशित करती है। क्लियर है बात? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। 70 का सही उत्तर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट देखो 71। निम्नलिखित में से कौन-सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? वेब ब्राउज़र का उदाहरण पूछ रहा है। स्टारबक्स तो है नहीं, ओपेरा भी नहीं, यही सही हो जाएगा। यही है वेब ब्राउज़र। गूगल ऐप्स, ओडेल ये कुछ नहीं है। वेब ब्राउज़र मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट देखो 72 कह रहा है कि कौन-सा इनमें से उठा लो, कौन-सा मोड है जिसमें ब्राउज़ करते समय आप जो कुछ भी खोजते हैं और जिस किसी वेबसाइट पर जाते हैं, वह आपके ब्राउज़िंग इतिहास में दिखाई नहीं देगा, यानी कि वो सीक्रेट सर्च होता है वो। तो आपने इंटेलिगो का नाम सुना होगा। सॉरी इनकॉग्निटो का। इनकॉग्निटो मोड होता है ये और आप जब इस मोड में कुछ भी सर्च करते हो, तो इस मोड के साथ-साथ आप गूगल में जब भी कभी सर्च करोगे, तो आपकी असली पहचान छिपा दी जाती है। लेकिन अभी एक केस हुआ था अमेरिका में और गूगल के ऊपर उसमें जुर्माना भी लगाया गया था काफ़ी सारा। उसमें हुआ ये था कि इनकॉग्निटो मोड पर कुछ लोग काम कर रहे थे, अपनी सर्फिंग कर रहे थे, तो गूगल ने ये उनका डेटा लीक कर दिया था। तो इसके चलते गूगल के ऊपर काफ़ी भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया था। कुछ भी है, ये जो भी आपको डेटा दिए जा रहे हैं, हम कहें, ये जो मोड है इनकॉग्निटो, ये भी सेफ नहीं है। गूगल के पास इसकी सारी जानकारी रहती है। ये केवल और केवल कहने के लिए है कि आप कुछ भी खोजते हैं, वेबसाइट पर जाते हैं, आपके ब्राउज़िंग इतिहास में वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन नहीं, ऐसा सब कुछ होता है। ठीक है? हाँ, और इसका हाल ही में अमेरिका में केस भी हुआ था। तो ख़ैर, क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही उत्तर होगा इनकॉग्निटो। नेक्स्ट देखो 73 इनमें से कौन एक वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन है जो वेब ब्राउज़र नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर ये वेब ब्राउज़र है, एप्पल सफारी वेब ब्राउज़र है, क्रोम वेब ब्राउज़र है गूगल का। एचटीएमएल ये वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ये है क्या? आओ देखो। एचटीएमएल मतलब क्या है इसका? मतलब है हाइपर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और सामान्यतया ये क्या है? तो ये एक ऐसी भाषा है जो www पर वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए प्रयोग की जाती है। अर्थात www पर वेब पेज डिज़ाइन करने में प्रयोग की जाती है, करने में प्रयोग होती है। ठीक है? अच्छा अब मुझे बात बताओ, ये जो एचटीएमएल है, एचटीएमएल में हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल होता है और आपने 2 शब्दों से आप परिचित होंगे, एक तो होता है हाइपर टेक्स्ट और एक होता है हाइपर लिंक। ये मतलब क्या है? हाइपर लिंक आपसे अगर सीधा-सा सवाल पूछे कि मुझे बताओ, जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज को
या हम कहें वेब पेज आपस में जुड़े होते हैं। जुड़े होते हैं, किससे? हाइपरलिंक से। और हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं? हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है, इमेज वगैरह इसमें सब कुछ होता है, वीडियो इमेज वगैरह। तो हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है, एक ऐसा टेक्स्ट है जो अन्य वेब पेज से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा एचटीएमएल। नेक्स्ट देखो 74। सफारी एक है। सफारी क्या है? एप्पल सफारी एक वेब ब्राउज़र है। डी पार्ट सही हो जाएगा। 75 देखो, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोज़िला फायरफॉक्स। नाम सुना है पूरा? मोज़िला का, अर्थात मोज़िला कॉर्पोरेशन के द्वारा ये विकसित किया गया था। नेक्स्ट देखो, वेब ब्राउज़रों में कौन-सा प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर नहीं है? अच्छा, ये क्या है? ये शब्द आप इसको जब जान पाओगे, तो फिर आप इसके उत्तर तक भी पहुँच पाओगे। ये शब्द है प्रोप्रिएटरी। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, ठीक? मतलब क्या है इसका? मतलब सीधा-सा है। हिंदी में अगर कहें तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो मालिकाना हक जताता हो, अर्थात इसे कहा जाता है मालिकाना सॉफ्टवेयर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के लिए आपको खरीदना पड़ेगा ये। अर्थात ये वाला जो सॉफ्टवेयर होता है, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर, ये लाइसेंसेबल होते हैं। लाइसेंस, अर्थात हम कहें इसे खरीदना पड़ता है। ठीक है? लेकिन आपसे कह रहा था कि खरीदना पड़ता है से मतलब समझ रहे हो आप? खरीदना पड़ता है का मतलब ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका स्वामित्व किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के पास होता है ना? बात समझ पाए? अच्छा, तो अब यहाँ पर आओ, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, इसे नहीं खरीदना पड़ता है, तो यही है मोज़िला फायरफॉक्स, इसे नहीं खरीदना पड़ता है, ठीक है? तो 76 का सही उत्तर हो जाएगा मोज़िला फायरफॉक्स ओपेरा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 77। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा या कौन से क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ब्राउज़र हैं? क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ब्राउज़र इनमें से कौन से हैं? जैसे आपसे जब भी कभी क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ब्राउज़र पूछे जाएँ, तो आप बताओगे ओपेरा, आप बताओगे फायरफॉक्स, आप बताओगे जैसे क्रोम, आप बताओगे ब्रेव, इनके नाम याद कर लीजिए। घुमा-फिरा के ये पूछे जाते हैं आपसे। तो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ब्राउज़र आपसे पूछा गया है, क्रोम। पहला वाला केवल सही हो जाएगा आपका, ठीक? हर एक प्लेटफ़ॉर्म पर हाँ, ये सक्षम है। नेक्स्ट देखो 78। ब्राउज़र उपयोग किया जाता है। मैंने कहा था आपसे कि आपको बताया था कि आप ये हो ब्राउज़र, आप यूज़र हो और ये है आपका सिस्टम। तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है इंटरनेट के पास, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है। तो आप अपने सिस्टम में किसकी सहायता से जाते हो? ये बैठा है ब्राउज़र और फिर ये एक्सेस प्रदान करता है आपको इंटरनेट में। अब ज़रा पढ़ लो, ऑप्शन में आ जाओ। ब्राउज़र प्रयोग किया जाता है तकनीकी लोगों के लिए, जो आप कैसे हो? आप अ, टेक्निकली या हम कहें आप अगर इस तरह की जानकारियाँ रखते हो, तो आप टेक्निकली लिटरेट हो। गैर तकनीकी लोगों के लिए तो नहीं होता है। ऐसे लोग जिन्हें कमांड याद रखने की ज़रूरत है, ये भी गलत है साक्षर लोगों के लिए। ये तकनीकी लोगों के लिए है, ये पार्ट। नेक्स्ट देखो 79। वेब ब्राउज़र के बारे में सही कथन बताइए। अभी मैंने आपको बताया था, यूज़र है, सिस्टम है आपका और आप इन्फॉर्मेशंस चाहते कहाँ से हो? इंटरनेट से। और फिर आपको इंटरनेट तक पहुँच कौन प्रदान करता है? ये वेब ब्राउज़र। तो आप पढ़ो। वेब ब्राउज़र के संबंध में सही कथन बताओ। सही कथन नहीं है, ये पूछा है आपसे। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को प्रदर्शित करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है? हाँ, बिल्कुल सही है। भाई आप जब वेब पेज के पास जाते हो, तो वो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स ही तो होते हैं। नेक्स्ट देखो, ये यूज़र्स को इंटरनेट के संसाधनों तक एक्सेस करने में सक्षम बनाता है। ये यूज़र है, आप हो, आप यूज़र हो, आपको इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करने में सक्सेसफुल कौन बनाता है? ये ब्राउज़र। तो ये भी सही है। एक वेब पेज प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोग्राम है, ये भी सही है। यह एक एमएस ऑफिस एप्लीकेशन है, ये गलत हो जाएगा। और आपसे यही पूछा है क्या सत्य नहीं है? डी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखो 80 नंबर। ब्राउज़र खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए निम्नलिखित में से पहला चरण कौन-सा है? गौर करो। आप हो, आपको कहाँ जाना है? इंटरनेट, इंटरनेट। आपको इन्फॉर्मेशंस यहाँ से निकालनी है। तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? ब्राउज़र का, ब्राउज़र का, ठीक है? क्रोम, मान लीजिए क्रोम है ये, क्रोम। आप गए
अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में गए, क्रोम पर आपने डबल क्लिक किया। इसके बाद आप क्या करते हो? आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, उसका एड्रेस आप सीधे-सीधे टाइप कर देते हो और आपको इंटरनेट का जो एक्सेस है, वो प्रदान कर दिया जाता है। बात खत्म। तो ये कह रहा है कि पहला चरण बता दो। ब्राउज़र विंडो को रिफ्रेश करते हो क्या? ना, गलत है ये। इंटरनेट ब्राउज़र सेटिंग्स खोलते हो क्या? बिल्कुल गलत है ये। ब्राउज़र एड्रेस बार में वेबसाइट एड्रेस टाइप कर देते हो? हाँ, यही सही है। और हम इंटरनेट तक पहुँच हमारी बन जाती है। बैक बटन पर क्लिक करते हो? ये भी गलत है। ये सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, सी का सी, ठीक है? ब्राउज़र खोलने के बाद किसी वेबसाइट को देखने के लिए निम्नलिखित में से पहला चरण क्या है? आप ब्राउज़र एड्रेस बार में जाते हो, उसमें वेबसाइट एड्रेस टाइप करते हो। हाँ, बस इतना काम है, यही है पहला चरण, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 80 का सही हो जाएगा सी पार्ट। कह रहा है कि वेब सर्च के दौरान सटीक शब्दों या वाक्यांशों को खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का उपयोग करेंगे? फिर से समझो। जब भी कभी आप वेब सर्च करते हो, तो वेब सर्च के दौरान कह रहा है कि सटीक शब्दों का जब आप इस्तेमाल करते हो, या हम कहें सटीक शब्दों का या वाक्यांशों को खोजने के लिए आप अपने टेक्स्ट के साथ किस प्रतीक का इस्तेमाल करते हो? इसे कहा जाता है डबल कोट्स, या फिर हिंदी में कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। तो पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 देखो, निम्नलिखित में से कौन-सा एक सर्च इंजन नहीं है? मैंने आपको सर्च इंजन बताए थे। सर्च इंजन, और मैंने सर्च इंजन में बताया था जैसे याहू, बिंग, ये भी एक सर्च इंजन है। गूगल, गूगल के अलावा मैंने बताया था हॉटबॉट, हॉटबॉट, एक्साइट, एक्साइट जैसे ऑरकुट, गीगा ब्लास्ट, गीगा ब्लास्ट, या फिर अल्टाविस्टा, वेब क्राउलर, वेब क्राउलर। तो ये सारे के सारे आपके हैं सर्च इंजन, याद रखिएगा। तो आपसे कह रहा है सर्च इंजन नहीं है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग भी है, गीगा ब्लास्ट भी है, फ्लिपकार्ट नहीं है। फ्लिपकार्ट से आप सामान परचेज करते हो, यानी कि ई कॉमर्स ऐप है ये एक, ठीक है? नेक्स्ट देखो 83, कह रहा है कि यह बताएं कि निम्न लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या फिर गलत है? पढ़ लो जरा इनको। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। हाँ, आप पढ़ो। पहला ऑप्शन पढ़ो, कह रहा है कि गूगल एक वेब सर्च इंजन है। इसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, सर्च इंजन है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नहीं चलाया जाता है। अमेरिकी कंपनी है और इंटरनेट आधारित ये सेवाएं उपलब्ध कराती है, उत्पाद उपलब्ध कराती है। यानी कि जो ये गूगल है, क्या है? यह एक अमेरिकी कंपनी है, ठीक है? क्या करती है? इंटरनेट आधारित इंटरनेट आधारित ये उपलब्ध कराती है सेवाएं और साथ ही साथ उत्पाद। तो ये गलत हो गया पूरा कथन। दूसरे में आओ, बिंग एक वेब सर्च इंजन है, ठीक है? इसका मालिक गूगल है, गूगल नहीं है। इसका मालिक है बिंग का माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक? और माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसे चलाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों कथन आपकी गलत हो जाएँगे। अ, पहला गलत, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखो 84, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन-सा है? ये पूछा है आपसे। आप बताओगे www, वर्ल्ड वाइड वेब। ध्यान दो, मैं यहाँ पर आपसे इसकी चर्चा करता हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है ये? अगर मैं आपसे पूछूँ, तो आप कहोगे यह पहला वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है, ठीक है? और साथ ही साथ वेब पेज एडिटर भी है, वेब पेज एडिटर। तो अगर आपसे सीधा-सा सवाल पूछा जाए कि मुझे बताओ पहला वेब ब्राउज़र, वेब पेज एडिटर कौन-सा है? तो आप कहोगे यही है वर्ल्ड वाइड वेब। इसे सामान्यतया 1991 में लॉन्च किया गया था। 1991 में इसे लॉन्च किया गया। अच्छा, 1991 में जब इसे लॉन्च किया गया था और उसके कुछ ही समय बाद इसका नाम बदल दिया गया था। www से हटा के इसका नाम कर दिया गया था। नाम परिवर्तन किया गया था और नाम पड़ा इसका नेक्सस, नेक्सस, ठीक है? नाम नेक्सस किया गया। वापस आओ जरा। यही पूछ रहा है कि विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउज़र कौन-सा है? www। नेक्स्ट देखो 85, कह रहा है नेटस्केप एक है। नेटस्केप क्या है? नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, प्रस्तुति लेयर का प्रोटोकॉल है, वेब ब्राउज़र है,
या फिर वेब सर्च इंजन है? तो आप बताओगे नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है। और ध्यान दें, ये जो नेटस्केप है, नेटस्केप नेविगेटर, इसके संबंध में एक कथन और आप याद रखो, यह पहला व्यावसायिक रूप से व्यावसायिक रूप से अ, सफल वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र है, ठीक है? तो नेटस्केप क्या है? वास्तव में यह एक वेब ब्राउज़र है और अगर आपसे पूछे कि बताओ मुझे पहला व्यावसायिक रूप से सफल वेब ब्राउज़र कौन-सा है? तो आप बताओगे यही है नेटस्केप नेविगेटर। वेब ब्राउज़र होते क्या हैं? तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। यूज़र का ये सिस्टम और यूज़र को इंटरनेट तक पहुँच उपलब्ध कराने के लिए सिस्टम पर जो एक प्रोग्राम होता है, वही है वेब ब्राउज़र। यानी कि यूज़र और इंटरनेट के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए मध्य की कड़ी कौन है? वेब ब्राउज़र, ठीक है? नेक्स्ट देखो 86, निम्नलिखित में से कौन-सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? गूगल क्रोम, ये क्या वेब ब्राउज़र है? विकिपीडिया क्या वेब ब्राउज़र है? ओपेरा मिनी या फिर मोज़िला फायरफॉक्स? विकिपीडिया ये वेब ब्राउज़र नहीं है। ये क्या है? तो आप बताओगे यह एक मुक्त ज्ञानकोश है, ज्ञानकोश है। मुफ्त में उपलब्ध एक ज्ञानकोश है। अच्छा, कौन इसे संपादित करता है? तो आप बताओगे इसे दुनिया भर के योगदानकर्ता योगदानकर्ता इसे संपादित करते हैं, संपादित करते हैं। ठीक है? तो कौन-सा वेब ब्राउज़र नहीं है? यही है विकिपीडिया, ये ज्ञानकोश है एक तरह से। 87 देखो कह रहा है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा कौन-सी है? माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा, ये पूछा है आपसे। तो मैंने आपको पीछे कई सारी वेब आधारित सेवाएँ बताई थी। आओ देखो यहाँ पर मैं आपसे थोड़ी-सी चर्चा कर लूँ। ध्यान दो, ये जो मैं फैक्ट्स लिख रहा हूँ, आप इनको ध्यान रखेंगे। पूछे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट आधारित या हम कहें संचालित मेल सेवा, आपसे अगर ये प्रश्न पूछ दे कि बताओ, तो आप बताओगे आउटलुक, आप बताओगे हॉटमेल, ठीक है? अगर वहीं आपसे थोड़ा-सा सवाल बदल दे और कहे कि मुझे अब बता दो आप याहू याहू मेल, ये किसके द्वारा संचालित है? तो आप बताओगे यह याहू के द्वारा संचालित है। अगर आपसे पूछ दे कि मुझे बताओ आई क्लाउड, नाम सुना है इसका? आई क्लाउड मेल, ये किसके द्वारा संचालित है? आप बताओगे आई क्लाउड मेल एप्पल के द्वारा संचालित है। अगर आपसे पूछ दे जीमेल, जीमेल सेवा ये किसके द्वारा संचालित है? आप बताओगे यह गूगल द्वारा संचालित है। ठीक है? वापस आओ अपने क्वेश्चन में। 87 का सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित सेवा है हॉटमेल। नेक्स्ट देखो 88, वेब मेल पर होस्ट किया गया है। वेब मेल किस पर होस्ट किया गया है? डेस्कटॉप पर, क्लाइंट पर और लैपटॉप डिस्क पर या फिर क्लाउड सर्वर पर? देखो ये वेब मेल होता क्या है? अगर मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछूं कि मुझे बताओ वेब मेल ये क्या है? तो आप क्या बताओगे? आप एक सीधी सी बात बताओगे कि वेब मेल क्लाउड आधारित सेवा है। ठीक है? दूसरी बात, यह इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कहीं भी मेल आप अगर भेजना चाहते हो, मेल पहुँचाने की अनुमति देता है, की अनुमति देता है। फिर से समझो, वेब मेल क्या है? तो आप बताओगे यह एक वेब मेल एक क्लाउड आधारित सेवा है, क्लाउड बेस्ड सर्विस है ये एक और साथ ही साथ ये इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कोई भी मेल हो, वो कहीं भी आप उसे प्रेषित कर सकते हो, भेजने की अनुमति देता है। तो ये पार्ट आपका सही हो जाएगा बी पार्ट सॉरी डी पार्ट। 89 देखो, ईमेल में बीसीसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है? सबसे पहले ये जो 2 टर्म हैं, इनसे आप परिचित हो जाओ। एक तो है बीसीसी और एक है सीसी। ये बीसीसी, सीसी क्या है? बीसीसी का पूरा नाम अभी आपसे पूछा जाता है। आप बताओगे इसका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए, तो कहोगे ब्लाइंड कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी। अगर आपसे सीसी का पूरा नाम पूछा जाए, तो आप बताओगे कार्बन कॉपी।
ये ब्लाइंड यहाँ से जुड़ जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये क्या होता है? बीसीसी। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे इसमें प्राप्तकर्ता को कौन प्राप्त करता है? ईमेल प्राप्तकर्ता, जो ईमेल प्राप्त करता है, ठीक है? ईमेल प्राप्तकर्ता को यह पता नहीं चलता कि संदेश, जो भी ईमेल होगा, जो भी मैसेज होगा, अन्य किसे-किसे भेजा गया है, या हम कहें अन्य किन पतों पर भेजा गया। ठीक? तो कुल मिला के जैसे मान लीजिए मेल भेजा गया और मेल को एक से ज़्यादा लोगों को भेजा गया। जिसको-जिसको मेल मिलता जाएगा, वो जो प्राप्तकर्ता होगा, वो ये पता नहीं लगा पाएगा, ये मेल और किसे-किसे भेजा गया है। अब आ जाओ कार्बन कॉपी में। ये क्या है? वास्तव में यह किसी भी संदेश को एक या एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए ईमेल को कार्बन कॉपी में रखा जाता है। तो वास्तव में है क्या? है ये कि आप अगर किसी भी संदेश को, संदेश मतलब मैसेज, मैसेज मतलब ईमेल, किसी भी ईमेल को या संदेश को जब एक से अधिक एक से अधिक व्यक्तियों को भेजते हो, तो उस स्थिति में हाँ, ईमेल को कार्बन कॉपी में रखा जाता है। वापस आओ, अब जरा पढ़ो इसको। बीसीसी के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत गलत पूछ रहा है, ध्यान देना, दिमाग खोल के पढ़ना। पहला ऑप्शन पढ़ो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं? हाँ, अब ठीक है। देखो, पहला वाला पढ़ो। बीसीसी फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। बीसीसी फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है। क्या ऐसा है? दूसरा पढ़ो। जब आप किसी संदेश के बीसीसी फील्ड में ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वे ईमेल एड्रेस प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देते। हाँ, ये सही है। नेक्स्ट देखो, सुरक्षा और गोपनीयता कारणों से बड़ी संख्या में लोगों को ईमेल संदेश भेजते समय बीसीसी सुविधा का उपयोग करना सबसे अच्छा है। हाँ, ये भी सही है। प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करेंगे लेकिन बीसीसी फील्ड में सूचीबद्ध एड्रेस नहीं देख पाएंगे। ये भी सही है। ये गलत हो जाएगा आपका। बीसीसी फील्ड में डाले गए एड्रेस को फॉरवर्ड किया जा सकता है, एड्रेस को छिपाया जा सकता है, फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है? 89 का सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि सद्य अनुक्रिया संचार, इसको इंग्लिश में पढ़ो, रियल टाइम कम्युनिकेशन। इस शब्द को पकड़ो, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए एक वीडियो कोलैबोरेशन टूल क्या है? ये वीडियो कोलैबोरेशन टूल होता है जूम। ठीक है? रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए। 91 देखो, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर संवेदी सेवा है? इंटरनेट पर संवेदी सेवा कौन सी है पता है? क्या कह रहा है? इंटरनेट पर समय संवेदी सेवा कौन सा है? तो ये है इंटरनेट टेलीफोनी। सी पार्ट सही हो जाएगा। अब इसमें जरा आओ वापस, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। इंटरनेट टेलीफोनी, इंटरनेट टेलीफोनी, ध्यान दो। क्या होता है? इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? इसकी मदद से बिना सिम कार्ड के बिना सिम कार्ड के भी इंटरनेट का उपयोग करके करके कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है? यहां तक बात समझ पाए? अच्छा, इंटरनेट टेलीफोनी, वास्तव में हम इसकी मदद से बिना सिम कार्ड के इंटरनेट का उपयोग करके कॉल कर सकते हैं। क्या मुझे बता सकते हो कोई उदाहरण इंटरनेट टेलीफोनी का? तो आप बताओगे इंटरनेट टेलीफोनी। इंटरनेट टेलीफोनी सेवा का जो एग्जाम्पल है वो है क्लाउडिया। ठीक है? और एक बात, खास बात ध्यान रखिए, ये जो तकनीक है इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? तो आप बताओगे इस तकनीक को वीओआईपी कहा जाता है, कहा जाता है। ये वीओआईपी क्या है? वीओआईपी का मतलब होता है, फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। वॉइस ओवर, आई का मतलब हो गया इंटरनेट, इंटरनेट, और पी का मतलब हो गया प्रोटोकॉल। तो वीओआईपी का अगर आपसे सिंपल सी बात में पूछा जाए कि फुल फॉर्म बताओ, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट देखो 92, इनमें से कौन सा एप्लेट का वर्णन करता है? अब क्वेश्चन ये आया, ये एप्लेट क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप एप्लेट के बारे में समझो, तभी आप इसका उत्तर दे पाओगे। एप्लेट क्या है? एप्लेट आप बताओगे इंटरनेट इंटरनेट कंप्यूटिंग
इंटरनेट कंप्यूटिंग में प्रयोग किए जाने वाले छोटे-छोटे प्रोग्राम्स होते हैं। प्रयोग किए जाने वाले छोटे-छोटे ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोग्राम, ठीक है? अच्छा, क्या करते हैं इनका? इन्हें दरअसल होता क्या है कि इन्हें दूसरे जो एप्लीकेशन होते हैं, इन्हें दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेडेड किया जा सकता है। एम्बेडेड किया जा सकता है, ठीक है? अच्छा ये तो बात हो गई एप्लेट की। आपने जावा एप्लेट का नाम सुना होगा। जावा एप्लेट। तो जावा एप्लेट ये क्या है? जावा एप्लेट एक जावा प्रोग्राम है। जावा प्रोग्राम है। अच्छा, ये होता क्या है? या हम कहें ये जो जावा प्रोग्राम है, इसे किसमें एम्बेडेड किया जा सकता है? तो आप बताओगे इसे वेब पेज में एम्बेडेड किया जा सकता है। ठीक है? किया जा सकता है। अच्छा, ये जो जावा एप्लेट है, इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना। ध्यान ये रखना है कि ये जो जावा एप्लेट है अर्थात यह वेब ब्राउज़र में चलता है। वेब ब्राउज़र में चलता है, साथ ही साथ क्लाइंट साइड पर काम करता है। क्लाइंट साइड पर यह कार्य करता है। ठीक है? वापस आ जाओ अपने क्वेश्चन में। अब इसको पढ़ो। एप्लेट का वर्णन कौन करता है? एचटीएमएल में एक टैग है, एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है, चित्र एक वेब पेज पर प्रदर्शित करता है या प्रोग्राम किसी दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेडेड किया जा सकता है। यही सही होगा, डी पार्ट। एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है, क्या है? जावा एप्लीकेशन। मैंने अभी आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से क्या नहीं किया जा सकता है? ऋण के लिए आवेदन देना, ये इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। खाते से नकद निकालना कहाँ होता है? आप हार्ड कैश निकाल रहे हो, हार्ड कैश आप इंटरनेट बैंकिंग से कैसे निकाल लोगे? खाते का विवरण भी देखा जा सकता है, हाल ही के कार्य का विवरण भी देखा जा सकता है। ये गलत हो रहा है। 95 देखो, रेमंड सैमुअल टॉमिल्सन, ठीक है? कई-कई किताबों में टॉमलिंसन भी लिखा होता है। निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? ये हो रहे हैं ईमेल के विकास के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट, ईमेल का विकास। नेक्स्ट देखो 96, निम्नलिखित में से कौन उचित इंटरनेट या ईमेल शिष्टाचार नहीं है? अच्छा, एक इसी से मिलता-जुलता शब्द शायद आप परिचित हों उससे। इस शब्द का नाम है नेटिकेट। नाम सुना है? ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेटिकेट क्या होता है? नेटिकेट। अब मुझे बताओ ये क्या है? तो आप बताओगे इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देश। दिशा निर्देश के समूह को कहा जाता है। समूह को निर्देश के समूह को हाँ, तकनीकी रूप से तकनीकी रूप से नेटिकेट कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है? तो यही है नेटिकेट। अच्छा, अब इसमें आओ। इंटरनेट ईमेल इसका शिष्टाचार नहीं है। मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ। अब देखो, ईमेल या फिर इंटरनेट का शिष्टाचार क्या नहीं है? पढ़ो ज़रा। अपने ईमेल के लिए उचित विषय रखना और चर्चा की जा रही विषय को दर्शाना। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। सामग्री की वर्तनी जाँच कर यह सुनिश्चित करना कि सामग्री की वर्तनी में गलतियाँ नहीं हैं। ये भी ठीक है। ईमेल में रिप्लाई ऑन विकल्प का उपयोग बहुत सावधानी से करना। ठीक है। यह बिना बताए संदेशों को आगे भेजना कि इसे क्यों भेजा जा रहा है, ये गलत हो जाएगा। मतलब बिना बताए संदेशों को आगे भेज देना और ये भी ना बताना कि इसे क्यों भेजा जा रहा है और इसका क्या करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है? ये शिष्टाचार नहीं है इंटरनेट या फिर ईमेल शिष्टाचार। नेक्स्ट देखो 97, ईमेल भेजते समय निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र खाली आप नहीं छोड़ सकते हो? आप नहीं छोड़ सकते हो। 2, भेजना किसे है ये तो पता होना चाहिए तभी तो आप मेल भेजोगे। यही सही होगा। 98 देखो, यदि इंटरनेट में एक ईमेल का पता ये है, ये है, तो mars.org ये क्या है? जैसे मैंने लिखा विनोद, मैं एक ईमेल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा विनोद 526 एट द रेट जीमेल डॉट कॉम। अब मुझे बताओ ये क्या है? ये है आपका होस्ट नेम।
होस्ट नेम या फिर इसे ही कहा जाता है डोमेन नेम। और ये क्या है? ये है आपका यूजर नेम। यूजर नेम, कई बार ये सवाल पूछे गया है कि यूजर नेम और डोमेन नेम को आपस में कौन जोड़ता है? तो ये सिंबल जोड़ता है @ ठीक है। तो यहाँ पर mars.org क्या है? ये है डोमेन नेम। वो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक। वास्तव में ईमेल के दो भाग होते हैं, एक होता है यूजर नेम और एक होता है डोमेन नेम। तो कुल मिला के कहने का आशय ये है कि ये लिखा, ठीक, और इसके इधर जो लिखा जाता है बाई साइड, ये है यूजर नेम, और इसके इधर जो लिखा जाता है ये है डोमेन नेम। ठीक है। हाँ, वापस आओ अपने क्वेश्चन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 99। देखो, कह रहा है कि इनमें से कौन नामक प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल संदेशों को इंटरनेट के माध्यम से भेजा जाता है? ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, एसएमटीपी नाम सुना होगा आपने। ठीक। मैं इसको कई बार आपको बता भी चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, plasma@yahoo.com, ये क्या है? ये एक ईमेल एड्रेस है। ठीक है। 100 का बी पार्ट सही हो जाएगा। तो ये हमारे ईमेल इंटरनेट www के परिचय से संबंधित टोटल 100 क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा यूपी चपलसी में ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके वहां से कंप्लीट 65 अंकों का बैच जो चल रहा है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट का बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ये दोनों बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। धन्यवाद।